आज हम शुरू करेंगे लिनक्स। लिनक्स बेसिकली है क्या? सबसे पहले एक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। अब ये क्वेश्चन सबके सामने आएगा कि ऐसा क्यों नहीं है कि हम विंडोज हमारे पास भी है, मैकबुक भी है, लेकिन हम प्राइमरली लिनक्स को क्यों यूज करते हैं ज्यादा चीजों के लिए? क्योंकि लिनक्स में क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सेस मिलता है, आपको बैक एंड फ्रंट एंड हर एक चीज का एक्सेस मिलता है। और हमें जो टास्क करने होते हैं, कैसे टास्क हम करते हैं इसमें? कंप्यूटिंग टास्क मतलब कि जैसे प्रोग्राम रन करना है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, वो सारी चीजें हमारे कंप्यूटर के अंदर आ रही हैं। तो उन सारी चीजों को करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। सेटअप इन द सेंस कि हमें एक बैक एंड लेवल का एक्सेस चाहिए जहां पे हम सारे कोड रन कर सके, सारी चीजों को मॉनिटर कर सके। तो लिनक्स उस सेंस में प्रॉपर परफेक्ट है। इन एडिशन टू दैट, और जो कुछ और अच्छे फीचर्स मिलते हैं लिनक्स के अंदर, वो है मल्टीपल यूजर एक्सेस। मल्टीपल यूजर एक साथ लिनक्स किसी एक मशीन को यूज कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। ओके। अभी शुरू से समझते हैं कि लिनक्स कहां से आया। तो सबसे पहले क्या था? यूनिक्स था। ओके। यूनिक्स को उस तरीके से समझो कि लिनक्स के पहले सबसे पहले जो आया था ओएस एक तरह का, वो था यूनिक्स। ओके। ये क्या था? एक समझो इंटरप्राइज वर्जन था सिर्फ। इंटरप्राइज वर्जन मींस कि इसका कोई फ्री वर्जन नहीं था। मींस कि कंपनीज जो पे करती उन्हीं वही लोग सिर्फ इसको यूज कर सकते थे। और इसको क्यों यूज करते थे? क्योंकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे थे। फीचर्स मींस कि मल्टी यूजर, देन मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूशन। इस तरीके से आज के टाइम पे हमें जो लिनक्स के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, वो इनिशियली यूनिक्स के अंदर मिलते थे। ठीक है। बट बस प्रॉब्लम ये था कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं था। समझो एक तरह का सिर्फ इंटरप्राइज वर्जन अवेलेबल था, सिर्फ जो पे करते थे उनके लिए अवेलेबल था। तो लेटर ऑन ये डिसाइड हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर, जो भी लिनक्स के फाउंडर है, हिस्ट्री पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया लिनक्स। अभी ये हम नहीं कहेंगे कि लिनक्स जो है यूनिक्स से ऊपर बना है, बल्कि ये कहेंगे कि जो फीचर्स हमारे यूनिक्स में है, वो लिनक्स में भी है अवेलेबल। अब बेनिफिट क्या हुआ जब लिनक्स आया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स था। ठीक है। अब ये ओपन सोर्स था तो इसको कोई भी यूज कर सकता था, जिसे पे नहीं करना पड़ता था। आपको सिर्फ पे करना होता था सर्टेन रिसोर्स के लिए, रिसोर्स की रैम सीपीयू वगैरह उन चीजों के लिए। ठीक है। तो जब ये फ्रीली अवेलेबल था, ये तो बहुत बेनिफिशियल हुआ सबके लिए, क्योंकि इस टाइम पे जब ये लिनक्स अवेलेबल हुआ, इस टाइम पे रिकॉर्डिंग चालू है ना? सेकंड। हाँ, क्वेश्चन सुनिए बीच में भी। तो जब ये फ्री में अवेलेबल हुआ लिनक्स, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल था, क्योंकि अब हर कोई यूज कर सकता था इसको। ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट। तो ये बहुत यूजफुल हुआ। अब लिनक्स में क्या थे? वो सारे फीचर्स थे। मल्टीपल यूजर यूज कर सकते थे, मल्टीपल टास्क को आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, हाई लेवल के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते थे, सारी चीजें फीचर्स अवेलेबल थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत अभी आपने देखा होगा कि इस टाइम पे आपको लिनक्स के बहुत वर्जन मिलेंगे। वर्जन इन द सेंस कि जैसे दिखे मिलेगा आपको उबंटू, डेबियन, ठीक है, फिर है सेंटोस, ये है। इनको हम कहते हैं फ्लेवर्स। ये क्या है? लिनक्स के फ्लेवर्स है। ये कहाँ से आए? सो बेसिकली जब लिनक्स ओपन सोर्स था, तो डिफरेंट कंपनीज ने लिनक्स को लिया एज ए बेस। ठीक है, एज ए बेस लिया लिनक्स, और उस पर कुछ अपने फीचर्स उन्होंने ऐड किए। फिर उसको एक नया मशीन हो गया वो, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा उबंटू फ्लेवर है, डेबियन फ्लेवर है। ठीक है। ये क्या है? ये फ्लेवर्स है। तो ये कैसे बने? कंपनीज ने अपने कुछ अलग अलग फीचर्स को ऐड किया, कुछ नई चीजों को ऐड किया, और उसको एक अलग मशीन को ही बना के सेल करना शुरू किया। जैसे अभी रेड हैट के हैं, वो आपको पेड ही मिलेंगे, राइट? ठीक है। तो ये है फ्लेवर्स। एक और चीज याद रखना कि जैसे कंपनीज में पूछते हैं कि कौन सा ज्यादा आप यूज करते थे, तो हमारे यहाँ जो था, मेरी फर्स्ट कंपनी में हम लोग डेबियन यूज करते थे। डेबियन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स क्यूबरनेटिस के अंदर डिप्लॉयड थे, तो उसमें जो भी पॉड्स थे, उनका जो बेस इमेज था, वो डेबियन का था। ये चीज नोटिस करना कि डेबियन और उबंटू ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, उनपे सेम कमांड आप रन कर सकते हो। जैसे कि हम एपीटी के कमांड से जो भी कमांड आप यहाँ रन करोगे, डेबियन पे भी रन कर सकते हो। तो मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा, ये दोनों वाइडली यूज होते हैं। और एक ये रेड हैट वाला भी काफी यूज होता है। लेकिन अब इंटरव्यूज में आप जाओगे, तो अगर वो पूछेंगे कौन सा यूज कर रहे थे, तो आप बोल सकते हो कि क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड थे, वो उनको हमने डिप्लॉय किया था डेबियन बेस इमेज लेके। ठीक है। डेबियन में कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक्चुअली में यूज करते थे इसको। ठीक है। तो ये हमने समझा कि हाँ, लिनक्स मशीन हमारे पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, उसको हम यूज कर सकते हैं, और उसके बहुत सारे फीचर्स है। बेनिफिट क्या है? ये ओपन सोर्स है। ठीक है। अभी समझते हैं हम लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या लेयर्स होते हैं।
मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ प्रिपेयर किए हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा यूजर स्पेस। इसके अंदर आता है आपका शेल या फिर कुछ अदर एप्लीकेशंस। उसके बाद है सिस्टम लाइब्रेरीज। अभी डिटेल में इनको हम समझेंगे, पहले लेयर्स को समझते हैं। उसके बाद है हमारा सिस्टम कॉल इंटरफेस, फिर है कर्नल, और उसके बाद है हमारा हार्डवेयर। अब शुरू से समझते हैं। जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट होता है ना, इस ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो एग्जांपल समझो, ये लेयर्स है, ये पहला लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर। यूजर स्पेस ये कौन सा लेयर है? जैसे कि लिनक्स मशीन आपने क्रिएट किया, उस पर आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, कोई भी कमांड रन कर रहे हो, तो वो जहां पे जैसे कमांड रन करोगे तो वो शेल पे ही होगा, वो टर्मिनल पे, ठीक है। तो वो एक तरह का यूजर एप्लीकेशन हुआ। उसके अलावा कोई अदर एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करके रन कर रहे हो, तो वो भी एप्स में आएंगे। तो वो चीजें आएंगी आपके फर्स्ट लेयर में, जो कि है यूजर स्पेस, जहां पे यूजर एक्चुअली में इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद होता है सेकंड लेयर, जिसको कहते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज। इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, जिसमें एक कॉमन लाइब्रेरी है GLIBC। अभी ये क्या करता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इतना समझो कि जो भी जैसे कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट करोगे, जैसे कि हमने टास्क एग्जीक्यूट किया LS, जिसका काम है कि हमें कंटेंट शो करना कि इस फोल्डर के अंदर या करंट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स हैं, ठीक है। तो LS का हमने रन कर दिया कि LS, और ये सपोज ये शो करेगा कि कितने फाइल्स और फोल्डर्स है करंट डायरेक्टरी में, राइट। लेकिन जो बेस लेवल पे इंटरनली क्या कमांड रन करेगा, इंटरनली एक तरह का अलग फंक्शन चलाएगा, जैसे कि रीड फंक्शन, राइट। रीड करेगा चीजों को, राइट। सो ये जो इंटरनल मतलब बेस लेवल के इंटरनल लेवल के जो फंक्शंस अलग अलग रन होंगे, वो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज में। जैसे कि हमारे पास है GLIBC लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत फंक्शन होंगे, जैसे फंक्शन होता है ओपन फंक्शन, राइट फंक्शन, क्लोज फंक्शन, ओके। तो ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। अभी हम एग्जांपल समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो सिस्टम लाइब्रेरीज का एक हमारा अलग लेयर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिस्टम कॉल इंटरफेस, ठीक है। इस पे हम आते हैं 1 मिनट में। पहले इसको कवर करने से पहले हम कवर करते हैं कर्नल को। कर्नल को कहते हैं एक तरह का, ये हमारे लिनक्स मशीन का कोर ब्रेन है, ठीक है। कोर ब्रेन, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज करता है। ये मैनेज करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कोई भी आप अगर एप्लीकेशन रन कर रहे हो, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसको कितना रैम मिलेगा, कितना CPU मिलेगा। कोई भी प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कैसे शुरू होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे टर्मिनेट होगा, वो सारी चीजें जो मैनेज होगी वो यहाँ से होगा। पूरा मेमोरी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वो होगा कर्नल से, ठीक है। कर्नल फिर कहाँ इंटरेक्ट करेगा? हार्डवेयर पे, क्योंकि ये जो सारी चीजें रैम CPU वो एक तरह का हार्डवेयर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो ये जो है हमारी CPU है, रैम है, ये सारे एक हार्डवेयर में होगा। डिस्क होगा, स्टोरेज वगैरह, वो सारी चीजें क्या हो गया? हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। और मैंने कहा कि कर्नल है कोर ब्रेन, लिनक्स का ब्रेन है, जो कि मैनेज करेगा पूरे की कौन से प्रोसेस रन हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कब स्टॉप हुआ, कितना रैम देना है, कितना CPU देना है, क्या कितना स्टोरेज देना है, वो सारी चीजें मैनेज होगी कर्नल से। अब इस सिस्टम कॉल इंटरफेस पे क्या है, कहते हैं कि इस पे क्या है, जैसे कि अब सिस्टम लाइब्रेरीज में है, हमारे कुछ फंक्शंस रन करने हैं। तो रन करने के लिए, कोई भी टास्क रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? रैम चाहिए, CPU वगैरह चाहिए। वो कहाँ से आएगा? आएगा हार्डवेयर से। लेकिन हार्डवेयर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। जब हार्डवेयर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो मैंने कहा कर्नल एक कंपोनेंट है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर से, मीन्स कि कर्नल प्रोवाइड करेगा। लेकिन कर्नल डायरेक्टली सिस्टम लाइब्रेरी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो कर्नल और सिस्टम लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन करना है, वो कम्युनिकेशन होगा ऐसे, मीन्स सिस्टम लाइब्रेरीज के जो फंक्शंस हैं, वो एक सिस्टम कॉल भेजेंगे कर्नल को, ठीक है। तब कर्नल उनको प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये रैम, ये CPU वगैरह वो असाइन कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं प्रॉपर। हमारा पहला क्या है लेयर? यूजर स्पेस। उसके अंदर हमारे हैं शेल हो गया, जैसे टर्मिनल है, फिर हमारा जैसे कुछ और एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद यूजर स्पेस के बाद है हमारा सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम कॉल इंटरफेस। उसके बाद है कर्नल। उसके बाद है हार्डवेयर। अब एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे शेल अपने यूजर स्पेस में UI टर्मिनल पे मैंने कमांड रन किया VIA.txt। अभी ये कमांड क्या करेगा? इस कमांड का टास्क है कि हम किसी फाइल को ओपन करके उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो पहला VI जो है हमारा एक तरह का ऐप ही हुआ जो यूजर स्पेस पे है।
ठीक है, ये टर्मिनल ओपन करेगा। अब एग्जीक्यूशन देखो कैसे होता है। अब हमें जब ये चीज करनी है, एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओपन फंक्शन को कॉल होगा यहाँ से। ओपन फंक्शन, ये फंक्शन किसके अंदर है, एक लाइब्रेरी के अंदर है, जो कि है, जिसका नाम है, ये बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं। ये कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लाइब्रेरी का, क्योंकि ये इसके अंदर जो कॉमन लाइब्रेरी जो फंक्शन है, जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको इसमें कुछ लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होना चाहिए फाइल ओपन होनी चाहिए, राइट। तो ओपन रन होगा। उसके बाद क्या होगा, राइट चलेगा, राइट फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद क्या कॉल होगा, क्लोज फंक्शन, कि हमने जो भी था उसको सेव करके क्लोज कर दिया। ये सारे फंक्शन जो है हमारे GLIBC लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जब हमने ये कमांड रन किया via.txt, तो इमीडिएटली ये कमांड इनको कॉल करेगा, इन लाइब्रेरीज को। अब इन लाइब्रेरीज को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए रिसोर्सेज, रैम, CPU वगैरह। ठीक है, ये लाइब्रेरीज है हमारे यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, सिस्टम कॉल करेंगे। ठीक है, ये जब एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे कि हाँ हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट जो है हमारा सिस्टम कॉल इंटरफेस से जाएगा कर्नल पे। और कर्नल फिर डिसाइड करेगा कि हाँ इन्हें सर्टेन रिसोर्सेज हमें मतलब देना है। ठीक है, वो रिसोर्सेज फिर जब कर्नल जो रिसोर्सेज अप्लाई करने हैं वो भेजेगा रिक्वेस्ट हार्डवेयर पे। सो जो एक्चुअल जो ये टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो होगा हार्डवेयर लेवल पे फाइनली। तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तब हम कहेंगे कि हमारा VIA.txt कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रॉपर आर्किटेक्चर, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट होगा वो इसी फ्लो में जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ आर्किटेक्चर। अभी समझते हैं हम कि लिनक्स मशीन को कैसे एक्सेस करना है, कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, पोर्ट्स के। अभी पोर्ट्स क्या होता है, ये एक तरह का समझो एक पॉइंट है। समझो कि हमारे पास एक अपार्टमेंट है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल क्या है, मल्टीपल जैसे एक होल अपार्टमेंट है, उसके अंदर हाउसेज है। फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4, फ्लैट नंबर 5, फ्लैट नंबर 6। हर एक फ्लैट में एक अलग अलग पर्सन मतलब रह रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि अगर लेट्स से कि अलग अलग पर्सन है ABCDEF। अगर मेरे को पर्सन F से मीट करना है, मिलना है, तो मैं 6 पे जाऊंगा, राइट। B से मिलना है तो 2 पे जाऊंगा। सिमिलरली लिनक्स के अंदर आप जब कोई एप्लीकेशन रन करते हो, तो एप्लीकेशन हो गया या कुछ अलग तरह के टूल्स हो गए, बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशन होते हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे रन करते हैं। जैसे कि लिनक्स के अंदर जो रेंज होता है पॉइंट्स का, 65,000 समथिंग होता है। ठीक है, 65,000 समथिंग होता है, 536 और समथिंग, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, शायद यही होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन या कोई प्रोसेस रन कर सकता है। ठीक है, पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कोई एप्लीकेशन रन किया। अब मैंने एप्लीकेशन को रन किया, तो होगा क्या कि जैसे कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने जावा एप्लीकेशन रन किया यूजिंग टॉमकैट, तो बाय डिफॉल्ट वो रन करेगा पोर्ट 8080 पे। मतलब अगर मेरे को उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो मेरे को लिनक्स मशीन का IP चाहिए होगा, प्लस पोर्ट चाहिए होगा जिसपे मशीन एप्लीकेशन रन करेगा। सिमिलरली मैं अलग अलग कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ, सेम एप्लीकेशन भी रन कर सकता हूँ, लेकिन अलग पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट्स का बेसिकली होता है ये स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके अलग अलग एप्लीकेशंस रन करेंगे, और जहाँ से आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है कि हाँ हमारा ये एप्लीकेशन इस पोर्ट पे रन कर रहा है। और प्लस कम्युनिकेशन में भी बहुत ईजियर है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ अगर मेरे को इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना है तो मेरे को रीच आउट कहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं पोर्ट्स। अब समझते हैं कि हम एक्सेस कैसे करेंगे मशीन को। उसके लिए होता है कि बहुत पहले इनिशियली, हाँ ये मेथड अवेलेबल था, यूजर पासवर्ड, कि आपके पास मशीन का, जैसे आप लिनक्स मशीन क्रिएट कर रहे हो तो उसमें दो चीजें होंगी। एक स्पेसिफिक होगा पब्लिक IP एड्रेस, IP एड्रेस यूनिक है, मान लो ये बेसिकली एक नाम की तरह है कि हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक IP। एक होगा हमारा प्राइवेट IP। डिफरेंस क्या है दोनों में, पब्लिक IP ये है, ये वैलिड है थ्रू आउट एनीवेयर, थ्रू आउट द इंटरनेट एनीवेयर। प्राइवेट IP ये वैलिड रहेगा इन द सेम नेटवर्क। दैट मीन्स कि लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन है लिनक्स काइंड और मेरे को एक्सेस करना है, तो ये मान लो कहीं और AWS पे चल रहा है और मैं घर पे बैठा हूँ, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। मेरे को अगर एक्सेस करना है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ कनेक्ट करने के लिए यूजिंग पब्लिक IP, क्योंकि दोनों अलग अलग नेटवर्क पे है। मैं इंटरनेट पे हूँ और ये AWS के अलग नेटवर्क पे है, राइट। लेकिन अगर हम लोग एक ही जगह पे हो, एक ही नेटवर्क में हो, तो हम प्राइवेट IP से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहले क्या था कि यूजर आईपी, यूजर पासवर्ड इंक्लूडिंग आईपी, इससे आप एक्सेस कर सकते थे वीएम को। लेकिन आप समझ सकते हो कि यूजर नेम याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, पासवर्ड भी याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, तो ये बहुत सेफ तरीका नहीं है। सो लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ कि आप एक्सेस करोगे अपने मशीन को यूजिंग एसएसएच कीज। ठीक है, ये होता है सिक्योर शेल कीज। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास दो स्पेसिफिक कीज होंगी, जैसे कि समझो कि ये हमारा वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये हमारा एक वर्चुअल मशीन है, तो लेट्स कॉल इट एज VM1। तो अभी मेरे को अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो चीजें होंगी। एसएसएच की पेयर होगा, जिसमें कि एक की होता है आपका जिसको कहते हैं हम प्राइवेट की, एक की होता है आपका जिसको कहते हैं हम पब्लिक की। अब इसको आसान तरीके से समझने के लिए ये समझो कि ये तुम्हारा चाबी है। ठीक है, और ये तुम्हारा एक तरह का लॉक है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब भी वीएम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के टाइम पब्लिक की जो होता है उसको यहाँ डाल देंगे। पब्लिक की मीन्स कि हमने यहाँ पे अपना लॉक लगा दिया। अब मैंने क्या कहा, की पेयर है, मतलब एक दोनों की वो है, क्या कहते हैं, वाइस वर्सा काइंड ऑफ थिंग, कि इस ताले की चाबी सिर्फ ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक की को वीएम के अंदर डाल देंगे और प्राइवेट की को अपने पास रखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर हमें इस वीएम को एक्सेस करना है इसके अंदर जाके, तो हम क्या करेंगे, आईपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीएम का एक यूजर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आईपी कौन सा, पब्लिक आईपी, क्योंकि अगेन ये कहीं और है, हम इंटरनेट पे हैं। ठीक है, यूजर प्रोवाइड करेंगे, यूजर नेम, फाइनल थिंग प्राइवेट की, ये तीन चीजों से फिर आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब एक और बेनिफिट ये समझो कि ये पब्लिक की प्राइवेट की यूज करने का बेनिफिट क्या है, कि मान लो जैसे कि हमने एक वीएम क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा है VM1। यहाँ पे हमने अपना, मेरा नाम है समझो कि XYZ, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, तो इस यूजर का मैंने दो चीजें क्रिएट किया, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो मैंने अपनी पब्लिक की को इसके अंदर डाल दिया, किसका है ये, XYZ। ठीक है, तो अभी मेरा पब्लिक की इसके अंदर है, तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा, मेरे को क्या चाहिए होगा, XYZ यूजर नेम, आईपी मशीन का और मेरा प्राइवेट की। ठीक है, अभी समझो एक अलग दूसरा यूजर है ABC। इस यूजर ने भी अपना क्रिएट किया, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, तो इसके पास भी अपना खुद का एक लॉक एंड की हो गया, राइट। ये भी क्या करेगा, अपना अपना जो लॉक है, लॉक मीन्स कि इसका पब्लिक की। ठीक है, इसको ये इसमें सेट कर दिया, वीएम के अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली होगा। वीएम के अंदर हमने डाल दिया, तो अभी क्या होगा, ये जो एबीसी यूजर है ये भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये अपने प्राइवेट की के थ्रू। अभी एक क्वेश्चन तुम लोग ये सोचोगे कि क्या अगर मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं वीएम को तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक का अपना एक स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी होता है। होम डायरेक्टरी मीन्स कि इसके सारी चीजें, जैसे एबीसी का होम डायरेक्टरी रहेगा इस लोकेशन पे, home/abc। तो एबीसी एक फोल्डर रहेगा जिसके अंदर एबीसी यूजर जो भी काम करेगा वो यहीं पे क्रिएट होंगे। सिमिलरली XYZ यूजर है, उसका भी अपना एक होम डायरेक्टरी होगा XYZ के नाम से, तो इसकी सारी चीजें इसके अंदर होंगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है ना कि कंपनीज में एक वीएम है, जैसे बहुत बड़ा वीएम है जिसको आप टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हो, और मल्टीपल पीपल उसको यूज करना चाहते हैं, तो हर एक यूजर का अपना एक यूजर होगा और उसकी अपनी पब्लिक की प्राइवेट की होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप यूजर नेम और पासवर्ड से एक्सेस नहीं करोगे मशीन को यूज करोगे, एक्सेस करोगे एसएसएच कीज के। अभी देखो, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये और क्लियर होगा। ठीक है, ये हुआ। और अभी हाँ, एक और चीज समझते हैं। अब प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं हम कि मशीन क्रिएट करते हैं उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, अभी तक तो कोई डोंट। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले EC2 मशीन पे जाएंगे, AWS अकाउंट पे गए। अब देखो, मशीन जब क्रिएट करना है तो उससे उसमें हमें क्या क्या चीजें डिफाइन करनी होती है। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि आपको कौन सा मशीन चाहिए। लेट्स से कि हमें चाहिए उबंटू मशीन। ठीक है, तो वो हमने डिफाइन किया। फिर हम डिफाइन करेंगे एसएसएच की पेयर, कि उसमें कौन सा पब्लिक की जाएगा। ठीक है, वो हम डिफाइन करेंगे। फिर हम डिफाइन करते हैं स्टोरेज कितना होगा, कितना स्टोरेज इन द सेंस की कितना जीबी स्टोरेज रहेगा, कि जैसे कि 20 GB हमने दिया उसे। ठीक है, इन एडिशन टू दैट एक और चीज हम डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि होता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब क्या है, ये एक तरह का फायर वॉल है।
जैसे कि अ, ये हमारा वीएम है, ठीक है, और ये मान लो इंटरनेट है। तो फायरवॉल के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि अगर हमें वीएम से इंटरनेट पे कुछ जाके कुछ डाउनलोड करना है, कुछ अपलोड करना है, तो वो अलाउ है कि नहीं, या फिर अलाउ है तो किस पोर्ट्स पे अलाउ है, क्योंकि जब आप एक्सेस अलाउ करते हो तो स्पेसिफिक पोर्ट्स पे अलाउ करते हो कि इंटरनेट पे जाके से वो स्पेसिफिक पोर्ट पे कनेक्ट कर सकता है। सिमिलरली इंटरनेट से अगर कोई भी हमारे वीएम को एक्सेस करना चाहेगा तो उसके लिए क्या अलाउ है, जैसे कि हमने एक्सेस एक्सेस मैंने बोला कहाँ करना है, एसएसएच के थ्रू। एसएसएच के लिए कौन सा पोर्ट ओपन होना चाहिए, पोर्ट 22। दैट मीन्स कि वीएम पे हमारा 22 पोर्ट अगर ओपन है और हमने अलाउ किया है कि आप इंटरनेट से आकर एक्सेस कर सकते हो पोर्ट 22 पे, तो ही कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सेटअप करनी होंगी, तो इनको हम देखते हैं कैसे कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे। हम नाम देते हैं लेट्स से कि फर्स्ट वीएम। ठीक है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वीएम चाहिए, तो हमें चाहिए उबंटू मशीन। यहाँ पे आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 24.04 LTS। LTS का मीन्स होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। आज भी कंपनीज में जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि जेनकिन, सोनार क्यूब, नेक्सस, गिटलैब, कुछ भी, तो हम ट्राई करते हैं कि उसका LTS वर्जन यूज करें, क्योंकि LTS वर्जन क्या होता है, स्टेबल रहता है, उसमें कोई बग्स नहीं होते। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन को जाके यूज करना चाहोगे तो चांसेस है कि उसमें बग्स हो, तो हमेशा हम LTS पे फोकस करते हैं। उसके बाद इंस्टेंस का साइज कौन सा लेना है, तो हम अभी ट्राई करेंगे लेट्स से T2 माइक्रो। ये फ्रीली अवेलेबल है, तो और आज के प्रैक्टिस के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कौन सा की पेयर हमें चाहिए, की पेयर इन द सेंस की पब्लिक की, प्राइवेट की। तो देखो यहाँ पे जब हम डिफाइन करेंगे तो AWS क्या करेगा, जैसे कि हमने नाम दिया कि हमें एक की पेयर चाहिए जिसका नाम होगा ABC। तो AWS इमीडिएटली क्या करेगा, दो चीजें क्रिएट करेगा, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। और पब्लिक की को वो वीएम के अंदर डाल देगा और प्राइवेट की को वो आपको डाउनलोड करा देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब एक्सेस करना हो तो आप पब्लिक की को यूज करके एक्सेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे जैसे अगर देखो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्लिक करोगे क्रिएट न्यू की पेयर, यहाँ पे नाम दोगे, जैसे नाम मैं देता हूँ लेट से बूट कैम्प, कुछ भी नाम दे सकते हो। मेक श्योर करना कि फॉर्मेट जो है वो RSA टाइप हो। ठीक है, और इस की पेयर का टाइप हो RSA, फॉर्मेट हो PEM, ये ध्यान रखना। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जो प्राइवेट की है वो हमारे मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड हो गया, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, तो अब AWS जैसी मशीन क्रिएट करेगा वो बूट कैम्प प्राइवेट की का पब्लिक की वो उसमें डाल देगा ताकि हम एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट थिंग है नेटवर्क सेटिंग्स, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है अपने सिक्योरिटी ग्रुप को, फायरवॉल को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं न्यू पेज में ओपन करता हूँ, मैं स्क्रैच से दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो डैशबोर्ड पे आप जाओगे, फिर जाओगे सिक्योरिटी ग्रुप्स पे। आपको ये चीजें एक ही बार करनी है, तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कुछ, बूट कैम्प। VPC क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एक तरह का एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करेगा जिसके अंदर आपके मशीन सेटअप होंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक जो डिफॉल्ट VPC आपके अकाउंट पे रहेगा उसी को यूज करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दो चीजें हैं, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि जो एक्सेस रिक्वेस्ट जो मशीन वीएम पे आएंगे कौन कौन से अलाउ होंगे, और वीएम से बाहर जाने का कौन कौन सा अलाउ होगा। तो देखो आउटबाउंड रूल्स मतलब होता है वीएम से बाहर जाने का एक्सेस, वीएम से इंटरनेट पे एक्सेस। तो उसमें हमने क्या लिखा है, ऑल ट्रैफिक, मींस कि वीएम से, जैसे कि समझो हमारे पास ये वीएम है। ठीक है, तो वीएम से बाहर जाने का एक्सेस, जैसे कि वीएम से इधर रिक्वेस्ट जाना है इंटरनेट पे, पहली बात क्यों जाना होगा, तो बहुत रीजंस है। सबसे पहले तो हमें जो भी जैसे एक्स्ट्रा पैकेजेस डाउनलोड करने हैं, डॉकर इंस्टॉल करना है, कोई टूल इंस्टॉल करना है, तो उसका हमें लिंक या डाउनलोड URL वगैरह वो इंटरनेट के ही होते हैं, तो उसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि हमें कौन सा URL चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आउटबाउंड रूल्स में हम सेटअप करके रखे हैं ऑल ट्रैफिक, मीन्स कि वीएम से बाहर जाने का एक्सेस एवरीवेयर इज अलाउड। ठीक है, फिर हम डिफाइन करेंगे इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स इन द सेंस की बाहर से अगर कोई एक्सेस करना चाहता है वीएम को, तो वो एक्सेस किस किस पोर्ट पे अलाउ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रूल। फिर है देखो यहाँ यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस, डिफॉल्ट वाले ऑप्शंस अवेलेबल, उन पे हम बाद में आते हैं। प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट TCP प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं हम। पोर्ट रेंज सबसे पहले हम अलाउ करेंगे 22, क्यों, क्योंकि
22 ओपन रहेगा तो ही हम एसएसएच के थ्रू वीएम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा वीएम है, हमने पोर्ट ओपन किया 22। फिर एक सेक्शन हमने देखा लिखा हुआ है सोर्स। सोर्स मींस की कौन से आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस और रेंज ऑफ आईपी एड्रेस से एक्सेस अलाउड है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया x.y.a.b/32। जहां पे /32 लिखा हो मींस कि ये सिंगल आईपी एड्रेस है। तो अगर मैंने सोर्स में ये डाल दिया, ठीक है, सोर्स में अगर मैं ये डाल दिया मींस कि सिर्फ इस आईपी से ही वीएम को एक्सेस हो सकता है, वो भी सिर्फ पोर्ट 22 पे। ठीक है, मान लो हमने ये लिखा कि xy.a.b/16। ठीक है, 16। तो इसमें क्या होगा कि ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये ईच ऑफ देम ना वो रहता है ये दोनों हो जाएंगे फिक्स बेसिकली। और इनकी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है a.b, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो उसमें मल्टीपल टाइम चेंज होगी, कहीं पे 0 1 2 3 4 अप टू 255 या 256 रहता है। ठीक है, तो वो जो मल्टीपल आईपीएस का रेंज बना, यहाँ पे क्या बन जाएगा रेंज, जैसे कि एक हमारा आईपी बना x.y. लेट्स से कि 2.5, तो एक आईपी हो गया। फिर एक्स बन ये दूसरा बनेगा x.y.1. तो ऐसे बहुत सारे आईपीस बनेंगे, क्योंकि ये सेक्शन हमारा फिक्स हो गया लेकिन ये वेरिएबल है। कैसे पता चला? ईच सेक्शन को हम बोलेंगे वो 8 पार्ट्स में है। ठीक है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8, टोटल 32। यहाँ 32 था मीन सारे फिक्स है। यहाँ 16 है मीन सिर्फ ये दो फिक्स है। ये दो फिक्स है मतलब ये दो वेरिएबल होंगे, इनकी वैल्यूज चेंज होगी। तो वैल्यूज चेंज होगी तो बहुत सारे आईपीस बन जाएंगे ऐसे। ये वो एक रेंज हमने डिफाइन किया कि इस रेंज में जो भी आईपी होगा वो एक्सेस कर सकता है वीएम को इस पे। अगर मैं डिफाइन करूं सोर्स पे लिख दूं मैं 0.0.0.0/0, इसका मतलब हुआ एनीवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट पे कहीं से भी एक्सेस अलाउ हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो एग्जांपल में, कस्टम में देखो एनीवेयर, फिर है माई आईपी। अगर मैं माई आईपी पे क्लिक करूंगा तो जो मेरे इस लैपटॉप की आईपी है सिर्फ वहीं से हम वीएम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये। इससे क्या होगा कि इंटरनेट से कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस पोर्ट पे। अभी ये पोर्ट, कुछ पोर्ट्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जैसे ये पोर्ट किसका है, 22 एसएसएच का। ठीक है, उसके बाद अगला पोर्ट हम सेटअप करेंगे, देखो एसएसएच का आ गया, ऐसी सेम चीज। अगला पोर्ट हम सेटअप करते हैं एचटीटीपी। जैसे कि जनरली जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो वो एचटीटीपीएस पे तो एक्सेस होता नहीं है, सबसे पहले वो एचटीटीपी पे होता है। तो उसके लिए मैंने इसको सेटअप कर दिया और यहाँ पे इसको भी एक्सेस सोर्स में डाल दिया कि ये कहीं से एक्सेस है, अलाउड है। फिर हम डाल देते हैं एचटीटीपीएस, अगर इन फ्यूचर हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो उस पर रहेगा। उसके बाद एक और चीज अब ध्यान रखना है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली एक रेंज भी ओपन करता हूँ। कौन सा रेंज? मैं जो रेंज ओपन करता हूँ वो होता है 3000 से 9000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज में जितने आईपीस हैं 3000 से 3001 3002 टिल 9000, वो सारे पोर्ट्स ओपन होंगे। ये रेंज क्यों ओपन करता हूं मैं? क्योंकि जनरली हम जब भी काम करते हैं डेवॉप्स में अलग अलग चीजों से, तो मैक्सिमम चीजें इस रेंज पे डिप्लॉय होती हैं। ठीक है, अभी ये दोनों का हम सोर्स भी सेटअप करते हैं सेम, एनीवेयर। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, हमने अपना सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन कर दिया कि हमारे वीएम पे कहीं से भी एक्सेस अलाउड है, लेकिन एक्सेस अलाउड है सिर्फ 22 80 443 और 3000 टू 9000 पोर्ट पे ही। ठीक है, तो इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया हमने, नाम है इसका बूट कैम्प। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे बूट कैम्प। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज हम देते हैं यहाँ पे 15। अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं दो मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2। ये डिफाइन हो गया कि हम दो मशीन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम कॉन्फ़िगरेशन के दो मशीन। अभी क्लिक करेंगे यहाँ लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दे देते हैं फर्स्ट VM1, फिर फर्स्ट VM2। ठीक है, अभी ये देखो पेंडिंग स्टेट में, तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको रनिंग स्टेट में आने के। जब ये रनिंग स्टेट में आएंगे तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ रही है। यस, सो गाइस लेट मी जस्ट कंटिन्यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल नाउ, राइट? ओके, तो अभी क्या हुआ कि हमने
मशीन्स क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब मशीन्स को कनेक्ट कैसे करना है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रनिंग स्टेट में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कनेक्ट करते हैं फर्स्ट वीएम को। ओपन किया, यहाँ पे अलग अलग चीजें दिखी, उनमें देखो यहाँ पे है पब्लिक आईपी, यहाँ पे प्राइवेट आईपी। तो मैंने कहा था कि हमें कनेक्ट करना है तो हम करेंगे पब्लिक आईपी से। कॉपी किया हमने पब्लिक आईपी। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, एक टूल इंस्टॉल करना है, मोबाइल स्टॉम। ये फ्रीली अवेलेबल है और मैं इसको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप जैसे ऑफिस का लैपटॉप भी यूज कर रहे हो तो इसका एक पोर्टेबल वर्जन है, ये होम एडिशन पोर्टेबल वर्जन, ये इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि कंपनीज के लैपटॉप में क्या होता है कि वो अलाउ नहीं करते हैं। तो जनरली इंस्टॉल एडिशन अलाउ नहीं होता, लेकिन पोर्टेबल एडिशन आप यूज कर सकते हो, तो इसको ऑफिस लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करोगे, फिर ऐसी डायरेक्टरी रहेगी, ऐसा फोल्डर क्रिएट होगा, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं स्क्रैच से शो करता हूँ इन चीजों को क्लोज करके, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज आपको ऐसा दिखेगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सेटिंग्स पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फिर एसएसएच पे, फिर यहाँ ये जो ऑप्शन है एसएसएच कीप अलाइव, इसको मेक श्योर कि आपने चेक किया हुआ है, ये चेक्ड है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे इस मशीन के थ्रू आपके वीएम्स पे, अगर आप मान लो कि कुछ देर के लिए आप अपने लैपटॉप को अनअटेंडेड आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऑन किए रहोगे ना, एसएसएच कीप अलाइव को, तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सेशन पे क्लिक करेंगे, एसएसएच पे करेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे अपना पब्लिक आईपी जो हमने कॉपी किया था। दूसरी चीज, हमें यूजर नेम प्रोवाइड करनी है। तो बाय डिफॉल्ट उबंटू में एक यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका नाम है उबंटू, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमें क्या देनी है, एसएसएच प्राइवेट की, तो उसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे यूज प्राइवेट की, फिर यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे कहाँ पे हमारा प्राइवेट की अवेलेबल है। तो जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया। फाइनल थिंग, बुकमार्क पे हम जाएंगे और मशीन का नाम दे देंगे। मशीन का नाम हमने दिया VM1, ठीक है। चाहो तो एक कलर भी दे सकते हो टैब को, तो मैंने मान लो ये सेलेक्ट कर दिया। अब क्लिक करेंगे ओके। अब जैसे आपने ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करोगे तो आपका मशीन कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम प्रेस कर देते हैं Ctrl L, स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, इस पे वापस से क्लिक करेंगे, एक डुप्लीकेट सेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसको रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पे नाम देंगे VM2, और यहाँ पे आईपी चेंज कर देंगे सेकंड वीएम का, तो दोनों वीएम ऐसे हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। सेकंड वीएम का आईपी है ये पब्लिक आईपी, हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें यूजर नेम नहीं चेंज करना क्योंकि सेम उबंटू मशीन है, प्राइवेट की भी नहीं चेंज करना क्योंकि सेम प्राइवेट की से हमने दोनों मशीन को क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसको यहाँ ये कलर हम चेंज कर सकते हैं ताकि टैब्स में डिफरेंस रहे। अब देखो इसको भी हम डबल क्लिक करके ओपन कर लिए, तो अभी हमारे दोनों ही मशीन्स कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। Ctrl L से क्या होता है, क्लियर स्क्रीन क्लियर हो जाती है, बेसिकली वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो एसएसएच क्यों काम किया, क्योंकि हमने पोर्ट 22 ओपन किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम कुछ बेसिक कमांड्स अंडरस्टैंड करते हैं एग्जीक्यूट करके। उसके बाद मैं आपको प्राइवेट की पब्लिक की के एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे क्रिएट करना है, बेनिफिट क्या है, और जैसे अलग अलग यूजर्स को क्रिएट करके एक्सेस कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो सम बेसिक कमांड्स जैसे कि PWD, इससे आपको पता चलेगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंटली आप किस डायरेक्टरी में हो। अब ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या है, हमारा यूजर नेम जिसे हमने कनेक्ट किया है, और ये है आपका प्राइवेट आईपी, ओके। VM फर्स्ट का प्राइवेट आईपी देखो, आप यहाँ से मैच करोगे 3280, राइट, सेम है, तो ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। और ये देखो home/ubuntu, तो आप जिस भी यूजर से कनेक्ट रहोगे उसका एक अपना होम डायरेक्टरी है, बाय डिफॉल्ट आप वहीं पे सारी चीजें क्रिएट करोगे, वर्क करोगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप रन करोगे टच, लेट्स से कि 1.txt फाइल क्रिएट हो गई। मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है, टच 2.txt, 3.txt, दो फाइल्स क्रिएट हो गई। चेक करना है कि इस करंट डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी मीन्स कि इस डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें हैं, ls रन करोगे, सारी चीजें व्यू कर देगा, ठीक है। अगर आपको जैसे टेक्स्ट फाइल्स है, इनमें हमें कुछ लिखना है, तो हम टाइप करेंगे vi, लेट्स से कि 1.txt, इसको हमें एडिट करना है, तो हमने vi टाइप किया, एक एडिटर ओपन कर देगा। इस एडिटर में आपको कुछ लिखना है तो आपको पहले जाना होगा इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप टाइप करोगे आई, जैसे मैंने आई टाइप किया, यहाँ पे देखो इंसर्ट आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब इसको हमें सेव करना है, तो हम सबसे पहले प्रेस करेंगे एस्केप, फिर टाइप करेंगे कोलन, फिर स्मॉल में WQ,
इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम सेव करके एग्जिट कर रहे हैं, तो हम इसको एंटर करेंगे, वो सेव हो गया, ये बाहर आ गया। हमें अगर किसी फाइल के कंटेंट को देखना है तो हम टाइप करेंगे कैट, फिर फाइल नेम जैसे 1.txt, एंटर। अब देखो उसमें जो कंटेंट था वो हमें विजिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, फोल्डर, तो हम उसके लिए यूज करेंगे mkdir, फिर लेट्स से कि फोल्डर 1 नाम हमने दिया। अब ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मोबाइल स्टोर में क्या है ना कि कलर्स भी प्रॉपरली यूज होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी फाइल फोल्डर है, कौन सा फाइल है, ये फोल्डर है, ये फाइल्स है, ठीक है। अब जैसे मेरे को फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं पहले सीडी से फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। एलएस, देखो एलएस रन किया, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे टच 4.txt, ठीक है। एलएस से अभी देखें कि हाँ फाइल क्रिएट होगी। अब एक और चीज समझो कि टच से हमारा सिर्फ क्रिएट हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं क्रिएट करके तुरंत ही हम उसे एडिट करें, तो हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं vi5.txt, ठीक है। इस डायरेक्टली इंसर्ट टर्मिनल ओपन हो जाएगा, फिर इंसर्ट मोड में जाएंगे आई प्रेस करके, फिर लिखेंगे हम अपना जो भी कंटेंट है, फिर सेव करेंगे, escape :wq, सेव हो गया, ठीक है। अब बाहर आना है तो cd डबल डॉट, हम फोल्डर से बाहर आ गए, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ चीजें हैं, कुछ और बेसिक कमांड्स हैं, जैसे कॉपी और मूव का। तो लेट्स से कि मेरे को एक कॉपी करना है 1.txt को, तो हम करेंगे cp 1.txt, इसको हम कॉपी कर रहे हैं एक नई फाइल में जिसका नाम है a.txt, ठीक है, ab.txt। तो ये कॉपी हो गया। अभी ये कमांड है मूव करने का या रीनेम करने का, ठीक है। जैसे मेरे को 2.txt को रीनेम करना है, तो हम यूज करेंगे मूव कमांड, mv 2.txt, इसको मेरे को रीनेम करना है 2.1.txt, ठीक है। क्या हो गया, ये रीनेम हो गया। मेरे को अगर मूव करना है, जैसे कि मेरा काम, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं मूव करूँ इस फोल्डर के अंदर, तो भी हम सेम कमांड यूज करेंगे mv टू दिस। कहाँ मूव करना है, फोल्डर के अंदर। अब देखो एलएस रन किया, यहाँ 2.1.txt गायब है, क्योंकि वो अब फोल्डर के अंदर है, ठीक है। ये चीजें हुई। अब कुछ और कमांड्स देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मेरे को कोई डिलीट करना है, तो हम यूज करेंगे rm कमांड, rm हिट से 3.txt, रन किया, डिलीट हो गया। अभी ये समझो कि जैसे मेरे को फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर के अंदर की सारी चीजें भी डिलीट करनी है, तो अगर मैं आरएम को यूज करूं तो ये देगा एरर, क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को आप सिर्फ आरएम कमांड से नहीं यूज कर सकते, आपको रन करना पड़ेगा इस कमांड को रिकर्सिवली। मीन्स कि बाहर पहले एक बार फोल्डर पे करेंगे रन, फिर उसके अंदर जितने कंटेंट्स है उन पे भी रन करेंगे, मीन्स रिकर्सिवली रन करना है। तो हम टाइप करेंगे rm-rf, फिर डायरेक्टरी का नाम। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टरी डिलीट करेगा प्लस उसके अंदर के कंटेंट्स को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। फाइनली सिर्फ ये दो चीजें बची, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड, देखिए कंटेंट क्या था। मैंने टॉपिक्स एक्चुअली लिखे हुए हैं कि जो कवर करने हैं आज। ओके, सो प्राइवेट की पब्लिक का डेमो जो है उसको देने के लिए पहले हमें कवर करना पड़ेगा यूजर क्रिएशन, और कवर करना पड़ेगा परमिशंस, ठीक है। तो वो चीजें पहले हम शुरू करते हैं, जैसे कि अभी हम ये समझते हैं। अच्छा, कुछ और कुछ डायरेक्टरी के बारे में मैं बता दूं। जब आप होम डायरेक्टरी से कम्प्लीटली बाहर आ जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे इतनी सारे डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। जनरली हम सारे के साथ काम नहीं करते, कुछ चीजों के साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ एक्चुअली में हम काम करेंगे उनका मैं बता दे रहा हूँ कि वो क्या है, क्या करते हैं। प्लस मैं डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल में सबका लिख दूंगा, आप उसको रेफर कर लेना। सबसे पहले आपका है होम डायरेक्टरी, जैसे कि आप यहाँ देखोगे होम डायरेक्टरी है, ठीक है। इसका बेनिफिट, इसका पॉइंट क्या है, जैसे कि जब भी आप कोई यूजर क्रिएट किए, जैसे मैंने एक यूजर क्रिएट किया आदित्य, तो जैसे मैं यूजर क्रिएट करूंगा इसके साथ ही एक डायरेक्टरी भी क्रिएट होगा, डायरेक्टरी क्रिएट होगा जिसका लोकेशन होगा home/आदित्य। इसको कहेंगे ये आदित्य यूजर का होम डायरेक्टरी है। सिमिलरली मैंने XYZ यूजर क्रिएट किया, यूजर जैसे क्रिएट किया उसके साथ उसका एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट करेगा। बेनिफिट क्या है इस तरीके से, क्योंकि फिर XYZ यूजर है जो भी कर रहा है वो अपने होम डायरेक्टरी पे करेगा, दूसरे के डायरेक्टरी में जाके नहीं करेगा, क्योंकि वहां परमिशन नहीं होगी इसे एग्जीक्यूट करने की चीजों को, ठीक है। ये है। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट फोल्डर है ETC फोल्डर। तो लिनक्स मशीन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन, हम उसको यहाँ पे ही सेटअप करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो भी होंगे यहीं पे होंगे। अब कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो हम अभी फ्यूचर में आज कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे वैर डायरेक्टरी है, तो जैसे आप कुछ कुछ टूल्स आप सेटअप करोगे जैसे जेनकिंस हुआ, तो उसका सारी चीजें उसकी इसके अंदर आएंगी।
फिर टीएमपी डायरेक्टरी है, जो भी टेम्पररी चीजें होती है, टेम्पररी फाइल्स वो यहाँ पे आएंगी। फिर हमारा एसबिन है, एसबिन है और बिन है। अभी देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई कमांड रन कर रहे हो तो उनके को कमांड रन होने के लिए एक फंक्शन रन होता है बैकएंड में, ठीक है। तो कुछ फंक्शन जैसे कि आप एलएस रन कर रहे हो, कैट रन कमांड कर रहे हो, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम है जो बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है। तो वो चीजें रहेंगी बिन में रहेगा, और जो सिस्टम बाइनरी फाइल्स है वो यहाँ रहेंगी, सिस्टम रिलेटेड, ठीक है। फिर है बूट फोल्डर। बूट में तो जैसे कि जब सिस्टम आप रिबूट कर रहे हो या बूट में कोई भी चेंजेस कर रहे हो, वो सारे सेटअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होंगे, ठीक है। और भी है बहुत सारे फोल्डर जिनका मैं डिस्क्रिप्शन क्या है कैसे है वो सारी चीजें मैं डाल देता हूँ उसमें डॉक्यूमेंटेशन में, आप रेफर करना उसका, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं ये समझने से कि हम यूजर क्रिएट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे और क्या क्या चीज हम करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मैंने एक्चुअली शॉर्ट में नोट्स को लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो तो हम अपने होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अच्छा एक और चीज समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। देखो करंटली हम कहाँ पे हैं, करंटली हम हैं होम डायरेक्टरी में अपने, ठीक है। लेट्स से कि हम यहाँ कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, mkdir, लेट्स से कि फोल्डर 1। देखो आप मल्टीपल फोल्डर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो, स्पेस देके नाम देके, ठीक है। दो फोल्डर्स हो गए। अभी ये समझो कि अगर मेरे को इस फोल्डर में जाना है तो हम यहाँ से सिर्फ टाइप करेंगे फोल्डर 1, ठीक है। अब मैं फोल्डर 1 के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ रिलेटिव पाथ, क्योंकि ये जो फोल्डर है ये सेम डायरेक्टरी में प्रेजेंट है जहां पे मैं हूं अभी पे, मैं अभी जहां पे हूँ, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, उबंटू फोल्डर में हूँ, उसके अंदर में मैंने फोल्डर क्रिएट किया, तो हम डायरेक्टली सीडी फोल्डर पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानो कि मेरे को जाना है ईटीसी फोल्डर पे, ठीक है। ईटीसी फोल्डर पे जाना है, लेकिन ये चीज हम देखेंगे कि हम करंटली हैं उबंटू फोल्डर पे, ठीक है। ईटीसी फोल्डर कहाँ है, और बैक में है, ऑन द सेम लेवल वेयर ये फोल्डर, जहाँ सेम लेवल पे जहाँ पे ये फोल्डर है। तो वो रिलेटिव पाथ नहीं होगा हमारा, वो उसके लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट पाथ। वो होगा हमारा cd/etc ऑन द सेम लेवल एज होम, ठीक है। ये जो स्लैश दिख रही हो ना, ये समझो सिर्फ स्लैश, अगर मैं सिर्फ स्लैश टाइप करूं तो ये हमें कहाँ पहुंचा देता है, एकदम बेस पे। ये बेस डायरेक्टरी है जहाँ पे सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं, तो ये हमारा हुआ बेस, ठीक है। अभी मेरे को अभी क्या है कि अभी अगर मेरे को जाना हो सीडी फोल्डर के ईटीसी फोल्डर के अंदर, आ गया ईटीसी के अंदर, तो अभी मेरे लिए ईटीसी जो है वो एक रिलेटिव पाथ हो गया, क्योंकि वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर समझो कि वापस से मैं चला गया होम डायरेक्टरी उबंटू फोल्डर, अभी यहां से अगर मेरे को, जैसे अभी मैं कहाँ पे हूँ, उबंटू फोल्डर में, तो अगर उबंटू फोल्डर कहाँ है, इसके अंदर है, ठीक है। अगर यहां से मेरे को ईटीसी फोल्डर के अंदर जाना है तो मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट पाथ, जो कि है बेस से, बेस हमारा क्या था स्लैश, उसके अंदर ईटीसी, ठीक है। अभी हम पहुंच गए ईटीसी के अंदर। अब ये जो फाइल्स देख रहे हो, फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं, हाँ, एक और चीज समझो। यूजर क्रिएट करने से पहले एक ये समझते हैं कि किस तरह के यूजर्स हैं हमारे हमारे लिनक्स मशीन के अंदर। दो प्राइमरी तरह के यूजर्स हैं हमारे, एक है हमारा रूट यूजर, एक है नॉन रूट यूजर। डिफरेंस क्या है, रूट यूजर समझो एक तरह का एडमिन यूजर है। एडमिन इन द सेंस की कोई भी टास्क, कोई भी कमांड्स, कोई भी एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रूट यूजर से हो सकता है, अलाउड है विदाउट एनी इशू। किसी तरह का इंटरप्शन नहीं है, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप एक रूट यूजर के तौर पे लॉगिन कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नॉन रूट यूजर क्या है, ये रूट यूजर से बिलो हुए। तो ये देखो नॉन रूट यूजर हुआ जो कि एक सेकंड देखो, एक हुआ हमारा रूट यूजर, एक हुआ नॉन रूट यूजर बट विथ विच इज एडेड इन, एक वैसा नॉन रूट यूजर जो कि एडेड है कहाँ पे, सुडोवर्स लिस्ट में। भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है ये। और एक नॉन रूट यूजर जो कि एडेड नहीं है सुडोवर्स लिस्ट में। अब समझते हैं डिफरेंस क्या है। रूट यूजर क्या है, ये एक तरह का एडमिन यूजर है जो कि सारे
कमांड्स रन कर सकता है विदाउट एनी इशू। कोई भी चेंजेस करना, कोई पैकेज इंस्टॉल करना हो, पैकेज रिमूव करना हो, वो सारी चीजें एक रूट यूजर कर सकता है। ठीक है। नॉन रूट यूजर सुडोवर्स लिस्ट में। सुडोवर्स क्या है? सुडोवर्स मीन्स होता है, ये इसको लिखा है मैंने, सुडो को सुडोवर, इसको इसका मतलब होता है सुपर यूजर डू। सुपर यूजर डू मीन्स कि अगर आप नॉन रूट यूजर हो लेकिन आप कुछ कमांड ऐसा रन करना चाहते हो जो कि सिस्टम लेवल पे चेंजेस करना है, जैसे कि हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो बाय डिफॉल्ट रूट से अलाउड है। लेकिन अगर आप नॉन रूट यूजर हो तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, sudo और फिर कमांड टू इंस्टॉल पैकेज। लेकिन ये कमांड आप तभी यूज कर सकते हो जब आप सुडोवर्स लिस्ट में हो। ठीक है। अगर आप सुडोवर्स लिस्ट में नहीं हो तो आप वो कमांड्स रन नहीं कर सकते हो जो कि रिक्वायर है एलिवेटेड परमिशन। ठीक है। तो देखो अभी इस बाय डिफॉल्ट क्या है, जब आप मशीन पे लॉगिन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप उबंटू से आपने लॉगिन किया, तो ये क्या है, एक नॉन रूट यूजर है लेकिन ये सुडोवर्स लिस्ट में है। ठीक है। हम वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, ग्रुप्स उबंटू। ठीक है। अब देखो ये कमांड जब रन करोगे ग्रुप्स उबंटू, तो ये आपको ये दिखा देगा कि कौन कौन से ग्रुप में उबंटू यूजर एडेड है। तो यहाँ पे आप देखोगे सूडो। अभी क्या होता है कि ग्रुप में किसी यूजर को ऐड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझो एक हमारे पास कुछ ग्रुप्स है, एक ग्रुप है सूडो, एक ग्रुप्स है डेव, एक ग्रुप्स है रीड ओनली। ठीक है। तो पता है आप लिनक्स में आप ग्रुप्स पे भी परमिशन दे सकते हो, जैसे कि सूडो ग्रुप ऐसा है जिसपे हमने परमिशन दिए हैं रूट के, डिव ऐसा ग्रुप है जिसपे हमने सर्टेन परमिशन दिए हैं और इस पे हमने कुछ अलग परमिशन दिए हैं। तो अगर मैं किसी यूजर को सूडो ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऐड किया उबंटू यूजर को, तो जो परमिशंस इस ग्रुप में है वो उबंटू यूजर को भी मिल जाएंगे। एंड उसी का मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर उबंटू यूजर इस ग्रुप का पार्ट है, मीन्स कि उबंटू यूजर सूडो कमांड्स रन कर सकता है, सूडो को यूज कर सकता है। ठीक है। अब एक और चीज समझो, वापस से पहले मैं होम डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है। जैसे ही आप कोई भी वीएम क्रिएट करके कनेक्ट करते हो तो पहला कमांड आपको हमेशा रन करना है sudo apt अपडेट। ये क्या करेगा, इसमें हम थोड़ा डिटेल में एपीटी पे हम डिटेल में आएंगे, बस फॉर नाउ बट इतना समझो कि सबसे पहले आपको ये कमांड रन करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंटरनल पैकेजेस होते हैं लिनक्स के अंदर, तो वो रेडी हो जाएंगे यूसेज के लिए और अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमेशा ये चीज कर देना, sudo apt अपडेट। ठीक है। अभी देखो, अब हम क्या करना है, हमें यूजर क्रिएट करना है। अब यूजर क्रिएट करने का प्रोसेस एक मतलब आप किसी मशीन के अंदर यूजर क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज है, वो एडमिन लेवल का टास्क है। यूजर क्रिएट करना, मैनेज करना या ग्रुप क्रिएट करना, मैनेज करना, वो एडमिन लेवल का टास्क है। तो अगर वो टास्क आप करना चाह रहे हो तो आपको चाहिए रूट लेवल की परमिशन। तो मैंने कैसे बताया कि अगर आप नॉन रूट यूजर हो, जैसे कि हमारा उबंटू है लेकिन उबंटू सुडोर्स लिस्ट में है, सूडो ग्रुप में है, तो वो सूडो कमांड यूज करके ये एडमिन लेवल के टास्क कर सकता है। तो अगर मेरे को यूजर क्रिएट करना है तो मैं रन करूंगा sudo ऐड यूजर, फिर यूजर का नाम, जैसे मैंने नाम दिया यूजर का डेवऑप्स। अभी क्या होगा, देखो ये इन्फॉर्मेशन आई कि ये चीजें क्रिएट हुई, हमें पासवर्ड सेटअप करना है तो हमने इसका पासवर्ड सेटअप किया। पासवर्ड जब आप टाइप करोगे तो विजिबल नहीं होगा, यह ध्यान रखना। यहाँ भी मैंने टाइप कर दिया लेकिन वो विजिबल नहीं है। अभी क्या है, फुल नेम मैंने डाल दिया, फुल नेम जैसे आदित्य, रूम नंबर 121, वर्क फोन कुछ भी डाल दो, होम फोन भी कुछ, अदर्स कुछ, जहाँ पे वाई प्रेस करेंगे ताकि चेंजेस सेव हो जाए। अब देखो एक चीज नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे कमांड रन किया ऐड यूजर। ठीक है। जिससे कि हमें बहुत ही यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में यूजर क्रिएशन हुआ। अगर मैं यूजर क्रिएट करूँ एक डिफरेंट कमांड से, जैसे कि मैंने रन किया sudo यूजर ऐड। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड यूजर यूज किया, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यूजर ऐड, और यहाँ पे हम नाम देते हैं लेट्स से कि डेवलपर। ठीक है। एंटर किया। अब देखो क्रिएट हो गई, वो यूजर क्रिएट हो गया लेकिन यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट था कि हमें अलग से नाम दिया, फोन नंबर दिया, सारी चीजें। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हम जाएंगे पहले कंट्रोल एल क्लियर स्क्रीन, हम जाएंगे ईटीसी डायरेक्टरी में। यहाँ पे हम गए, ये सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैट कमांड यूज करेंगे और कुछ फाइल्स को व्यू करेंगे। कौन से फाइल, ये फाइल, ये एक फाइल का नाम है, हमने इसको रन किया कमांड कैट कमांड। अभी तुम देखोगे एंड में जो भी यूजर्स हमारे क्रिएट हुए हैं उनके डिटेल्स यहाँ पर हैं। अब देखो क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले यूजर नेम, एक्स बेसिकली रिफर्स टू पासवर्ड, तो वो ऐसा ही रहेगा,
ये हमारा यूजर आईडी, ये है ग्रुप आईडी, और ये क्या है, ये हमारा है एक तरह का कमेंट है। कमेंट इन द सेंस कि जैसे नेम मैंने प्रोवाइड किया था, फुल नेम, रूम नंबर, तो वो चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया था जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करोगे तो सेम यूजर के नाम से ग्रुप भी क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो डेवऑप्स, यहाँ पे डेवलपर। फाइनल चीज है कि जब आप उस यूजर से लॉग इन करोगे मशीन पे तो कौन सा टर्मिनल यूज होगा। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, बैश, यहाँ पे है एसएच और शेल। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल देख सकते हैं कि हमारा यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी आप क्रिएट करोगे यूजर, हमेशा यूज करोगे ऐड यूजर कमांड, ठीक है। अभी कुछ और चीजों को समझते हैं, जैसे कि एक तुमने नोटिस किया कि मैंने जब ये कमांड रन किया sudo user at developer, तो इसका हमें पासवर्ड हमने सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं आया, राइट। तो अगर आपको कोई यूजर आपने क्रिएट कर रहा है, अगर आपको उसका पासवर्ड क्रिएट करना है या पासवर्ड चेंज करना है, तो आप कमांड यूज करोगे sudo पासवर्ड, किसका हमने सेट करना है, डेवलपर का, राइट। तो हमने ये किया एंटर अ न्यू पासवर्ड, सो हम न्यू पासवर्ड कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। अब कुछ चीजें और समझते हैं, जैसे कि अभी मैं सारी चीजें रन कर रहा हूँ उबंटू यूजर से, ठीक है। अगर मेरे को स्विच करना है दूसरे यूजर पे, जैसे हमारे पास दो यूजर हैं, डेवलपर है और डेवॉप्स है, तो अगर मेरे को डेवॉप्स पे स्विच करना है तो मैं रन करूंगा su हाइफन देन यूजर नेम विच इज डेवॉप्स, ठीक है। अब पासवर्ड क्या था हमारा, इसका पासवर्ड था डेवॉप्स। अब देखो जब मैंने पासवर्ड प्रोवाइड किया तो इमीडिएटली यहाँ पे यूजर हमारा चेंज हो गया, और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ pwd, आप देखोगे होम डायरेक्टरी भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। कि मीन्स आप जब डेवॉप्स यूजर जो भी चीजें क्रिएट करेगा वो बाय डिफॉल्ट हमारी क्रिएट होंगी डेवॉप्स डायरेक्टरी में, ठीक है। स्विच बैक करना है हमें उबंटू पे, तो हम सिंपली टाइप करेंगे एग्जिट। अब देखो लॉग आउट होके वापस उबंटू पे आ गया। एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरे को स्विच करना है रूट यूजर पे, तो हमें टाइप करना होगा sudo su। अब देखोगे अब हम आ गए रूट यूजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे को कुछ भी कमांड रन करना होगा तो मेरे को sudo यूज नहीं करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे हमें जब यूजर क्रिएट कर रहे थे हम, तो हमें sudo यूज करना था, सुपर यूजर डू। उसके बिना एडमिन लेवल के टास्क हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम रूट यूजर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने रन किया apt अपडेट। अगर उबंटू यूजर होते या कोई और यूजर होते तो हमें यूज करना होता sudo apt अपडेट, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं apt अपडेट, क्योंकि ऑलरेडी हम रूट यूजर हैं, ठीक है। अभी इससे भी एग्जिट करना है तो एग्जिट, वापस बैक टू उबंटू, ठीक है। अभी हम समझते हैं ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, तो हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे sudo ऐड ग्रुप, और किसी ग्रुप का नाम, लेट्स से ग्रुप का नाम हमने दिया जयसवाल, ठीक है। ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी देखो एक चीज करना है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था सिंपल सा कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारे पास है sudo, फिर हो गया जैसे कि हमने क्रिएट किया जयसवाल, फिर मान लो डेवॉप्स का एक ग्रुप है। तो ग्रुप्स पे भी परमिशंस होते हैं। तो अगर मेरे पास जो यूजर है डेवॉप्स, बाय डिफॉल्ट वो किसका पार्ट है, बाय डिफॉल्ट वो इसका पार्ट है। लेकिन अगर मैं इस यूजर को यहाँ पे भी ऐड कर दूं तो इसके पास एडमिन लेवल के राइट्स आ जाएंगे, फिर ये भी sudo यूज करके एडमिन लेवल के कमांड्स रन कर सकता है। मीन्स कि जिस भी ग्रुप में इसको ऐड हम करेंगे उस ग्रुप के परमिशंस भी इस पे आ जाएंगे। तो अब ग्रुप में ऐड कैसे करना है, जैसे कि हमें ऐड करना है डेवॉप्स यूजर को, कहाँ पे, जयसवाल ग्रुप में, तो हम उसके लिए अगेन sudo यूज करेंगे क्योंकि ये एडमिन लेवल टास्क है। sudo यूजर मॉड, यूजर मॉड में यूजर मॉडिफिकेशन करनी है हमें, हाइफन ए मीन्स अपेंड, फिर कैपिटल जी मीन्स ग्रुप। किस ग्रुप में ऐड करना है, ग्रुप नेम जयसवाल, किसको ऐड करना है, उबंटू। अब हम रन कर देंगे, ये हो गया। अब चेक करना है कैसे, ग्रुप्स उबंटू। अब देखो यहाँ पे ये ग्रुप भी आ गया, ठीक है। अब इस कमांड को समझो कि हाइफन ए जी का मीन्स क्या है, मैंने क्यों हाइफन ए जी यूज किया। हाइफन ए कैपिटल जी, ए मीन्स अपेंड। अपेंड का मीन्स क्या हुआ, जैसे कि करंटली अगर मान लो उबंटू यूजर है, वो किसका पार्ट है, मान लो sudo का है, एक्स वाई जी का है, लेट्स से कि एबीसी ग्रुप का पार्ट है। अपेंड करने का मतलब ये हुआ कि हम किसी ग्रुप को रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में। तो यहाँ पे हमने अपेंड करने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। और जी का मीन्स है ग्रुप, ये हो गया, ठीक है। दैट्स वाई देखो जब यहाँ पे हमने रन किया तो यहाँ पे देखो लाइन है
और ये जो पहला ग्रुप आप देख रहे हो इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। और प्राइमरी ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना नहीं चाहिए। अगर उबंटू का प्राइमरी ग्रुप उबंटू है तो उसे चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करें, हम सिर्फ अपेंड कर रहे हैं, ताकि अभी क्या है ना कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन सारे ग्रुप्स पे जो भी परमिशंस हैं वो उबंटू यूजर के पास है परमिशंस। ओके, ठीक है। अभी हम कुछ और चीजें देखते हैं। यूजर को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है sudo। अगेन डिलीशन करना भी एक प्रॉपर एडमिन लेवल का टास्क है। डेल यूजर डेवलपर, क्या हो गया, ये यूजर अब डिलीट हो गया, ठीक है। ग्रुप डिलीट करना है तो उसके लिए sudo ग्रुप डेल जेसवाल, ये ग्रुप भी डिलीट हो गया। आप देखोगे, देखो जेसवाल ग्रुप्स हट गया, ठीक है। ये ग्रुप्स का हुआ, मतलब यूजर्स का, ग्रुप्स का। अभी कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स हम देखते हैं। इंटरेस्टिंग कमांड जैसे कि आपने यूजर क्रिएट किया है, ठीक है। आपका यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक हम यूजर क्रिएट करते हैं पहले, sudo ऐड यूजर आदित्य, ठीक है। एक हमने यूजर क्रिएट किया विद द नेम आदित्य, उसका पासवर्ड हमने सेटअप किया। ये डिटेल्स मैं फिलहाल एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया। वेरीफाई हम कर सकते हैं कहाँ पे, /etc/पासवर्ड। हमने यहाँ देखा कि हाँ हमारा यूजर अभी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी ये समझो कि अगर मेरे को एट सम पॉइंट मेरे को लगा कि नहीं यार मेरे को यूजर नेम चेंज करना है यूजर का, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यूजर नेम हम चेंज कर सकते हैं ऐसे sudo यूजर मॉड -l न्यू नेम होगा मेरा लेट्स से कि आदि, ठीक है। ओल्ड नेम है आदित्य। अभी देखो, अब मैं अगर स्विच करूंगा तो क्या नेम हमको देना होगा, ये नेम देना होगा। पासवर्ड क्या है हमारा, आदित्य। अभी देखो स्विच हो गया, यूजर नेम हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज हुई। एग्जिट करते हैं वापस से। अब दूसरी चीज समझो कि आप किसी का अकाउंट लॉक कर सकते हो। अकाउंट लॉक करने से क्या होता है, जैसे ये समझो कि आपकी टीम में कोई बंदा आया है और वो किसी टाइम पीरियड पे, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आया, तो उसने आपने एक यूजर क्रिएट किया, फिर वो यूजर जो है वो एक हफ्ते की लीव पे गया है। तो आप क्या करोगे, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसके अकाउंट को लॉक करोगे ताकि कोई और एक्सेस ना कर सके, किसी किसी अलग तरह का इशू ना हो, ठीक है। और फिर वापस वो जब आएगा तो उसको आप अनलॉक कर दोगे अकाउंट। तो लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, sudo यूजर मॉड -L देन यूजर, यूजर है हमारा आदि, ठीक है। अभी देखो अगर मैं ट्राई करूँ लॉग इन करने का इस यूजर से, तो मैं यहाँ पासवर्ड भी देता हूँ करेक्ट। देखो अब क्या हुआ, टर्मिनल नीचे आ गया, सॉरी कर्सर, देखिए ऑथेंटिकेशन फेलियर, क्योंकि सॉरी क्योंकि अकाउंट जो है वो लॉक्ड है। अभी मेरे को अनलॉक करना है तो हम यूज करेंगे sudo यूजर मॉड। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जब जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपके ऑफिस में कोई आ रहा है, अगर वो कुछ दिन की छुट्टी पे जा रहा है या आप ही जा रहे हो, तो आप ट्राई करोगे कि आपका अकाउंट लॉक्ड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे और जैसे कि अभी देखो उबंटू यूजर पे सूडो परमिशंस अलाउड है। कंपनीज में हर एक यूजर को ये परमिशंस नहीं मिलती कि वो सूडो कमांड्स रन कर सके, ठीक है। सूडो यूजर मॉड, उसके बाद हम देंगे -U यूजर नेम आदि। अभी वापस से अगर मैं ट्राई करूँ लॉगिन करने का, आप देखोगे लॉगिन हो जाना चाहिए। अभी देखो कनेक्ट हो गया क्योंकि अब वो अनलॉक्ड है। एग्जिट करके हम बाहर आ गए, ठीक है। ओके, अब एक और चीज समझते हैं। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट ये कवर किया था सुडोवर्स लिस्ट का, कि सूडो कमांड्स किसको परमिशन है किसको नहीं है, उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि उबंटू से हमने देख लिया कि हमें रन करना है sudo apt मान लो अपडेट, कोई भी सूडो रिलेटेड कमांड, तो वो अलाउड है, वो रन हो रहा है प्रॉपरली, राइट, विदाउट एनी इशू। तो अभी हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं डेवऑप्स यूजर पे। पासवर्ड हमने दिया। अब हम डेवऑप्स यूजर पे, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ sudo apt अपडेट, देखो अभी ये क्या मांगा, डेवऑप्स के लिए यूजर के लिए पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड इसको दिया करेक्ट। लेकिन एरर क्या आया, डेवऑप्स इज नॉट इन द सुडोवर्स लिस्ट। मींस कि डेवऑप्स यूजर जो है वो सुडोवर्स लिस्ट में नहीं है, तो डेवऑप्स यूजर सुडो की कमांड्स रन नहीं कर सकता। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जिट करेंगे और यहाँ पे हम डेवऑप्स यूजर को sudo ग्रुप में ऐड करेंगे। अब ग्रुप में ऐड कैसे करना है, sudo यूजर मॉड -A कैपिटल G,
अपेंड हम कर रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर रहे हैं। किस ग्रुप में ऐड करना है? सूडो में। किस यूजर को? डेवॉप्स को। ये ऐड हो गया। ठीक है, अभी हम चेक करना चाहें तो ग्रुप्स डेवॉप्स, देखो सूडो भी ऐड हो गया। अभी हम क्या करते हैं, वापस से स्विच करते हैं। सूडो डेवॉप्स यूजर पे स्विच हमने किया, पासवर्ड हमने दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब सूडो apt अपडेट। अब हम सूडो कमांड यहाँ रन करने का ट्राई करते हैं। पासवर्ड हमने दिया, रन कर रहा है। ठीक है, अभी रन कर रहा है क्योंकि अब डेवॉप्स यूजर जो है वो सूडो ग्रुप का पार्ट है। एक और चीज अब ट्राई करते हैं, अगर वापस से मैं इसको रन करूं, रन हो रहा है, राइट। लेकिन एक और चीज समझो, यहाँ पे जो पासवर्ड मांगा था, पॉसिबल वे है कि अगर हम बार बार लॉग आउट करके लॉग इन करें तो ये बार बार पासवर्ड मांगेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये बार बार पासवर्ड मांगे। तो हम क्या करेंगे, ये पासवर्ड का जो ऑप्शन है ये हटा देंगे, ताकि डायरेक्टली सूडो जैसे उबंटू से हम रन कर पा रहे हैं वैसे डेवॉप्स यूजर से भी रन कर पाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं स्विच करूंगा बैक टू उबंटू। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे vi, सॉरी, सूडो vi सूडो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ पार्ट। बेसिकली देखो, जब आप चाहोगे कि क्या परमिशंस देना है, किस लेवल की परमिशंस होंगी, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया था डेवऑप्स यूजर को सूडो ग्रुप में, तो वो एक डायरेक्ट कमांड था। लेकिन अगर आप वहां से यूज नहीं कर ऐड नहीं करना चाहते हो, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। कैसे? यूजर नेम आप डालोगे, फिर लिखोगे ऑल, फिर कॉलन ऑल, क्लोज, फिर ऑल। अभी ये ऐड करके जब हम सेव करेंगे, अब मान लो कि हमने पहले सूडो ग्रुप में ऐड नहीं किया था सूडो यूजर मॉड कमांड से, तो ये भी अलाउ करता है कि अब आप डेवऑप्स यूजर सूडो यूज कर सके, सूडो कमांड्स, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि पासवर्ड न रहे, पासवर्ड बार बार ना पूछे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे नो पासवर्ड ऑल। ये जब हम सेव कर देंगे, और सेव कैसे करना है, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ, एंटर, फिर कंट्रोल एक्स। अब ये सेव हो गया। जस्ट टू वेरीफाई, सेम कमांड अगर मैं वापस से रन करूं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो चेंज ऐड किया था वो विजिबल है, राइट। फिर कंट्रोल एक्स। तो ये हम, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि शायद फाइनली चेंज ना हुआ हो, लेकिन हम वेरीफाई करते हैं एक बार। हम वापस से लॉगिन करते हैं डेवऑप्स यूजर से। ठीक है, और हम देखो अभी क्या है, चेंजेस अप्लाई हो गया। तो अभी क्या है कि ये पासवर्ड अब नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, परमिशंस को कवर करते हैं, क्योंकि परमिशन जैसे ही कवर होगा, फिर मैं आपको एग्जांपल्स वो शो कर सकता हूँ कि जो प्राइवेट की है, प्राइवेट कीज पब्लिक कीज को यूज कैसे करते हैं रियलिटी में, जैसे मल्टीपल यूजर को सेटअप करना है वो कैसे होता है कंपनीज में। ठीक है, तो क्विकली हम कवर करते हैं। लेट मी गो बैक टू वन टू यूजर, गिव इट वन सेकंड। ओके, तो परमिशंस का समझना है कि परमिशंस कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ चीजें, कुछ फाइल, वन सेकंड, लेट मी गो टू होम डायरेक्टरी, वन टू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स है। अगर मैं कमांड रन कर लूँ ls-l, तो ये डिटेल में आपको दिखाएगा सारी चीजें। अब इसको पहले समझते हैं हम कि क्या लिखा है, तो इसके बाद हम परमिशंस को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन हमारा क्या है, ये सेक्शन है। जैसे इसको हमने पिकअप किया, ठीक है, क्या लिखा है, RWX RWX R-X, राइट। सबसे ऊपर में क्या है, डैश RW-R-W-R-डैश। सबसे पहले ये समझो RWX है क्या, ये है हमारा रीड, ये है राइट, राइट परमिशंस को डिनोट कर रहा है, ये है एग्जीक्यूट। ठीक है, फाइल था हमारा 1.txt, उस पे क्या परमिशंस है। ठीक है, जो पहला पहला ये है डैश होगा या डी होगा, जनरली कुछ और सिंबल्स होते हैं बट बाय डिफॉल्ट जनरली आप लोग ये देखोगे। डैश अगर है मतलब वो फाइल की बात कर रहा है, डी है मतलब वो डायरेक्टरी की बात, डायरेक्टरी
या फिर फोल्डर की बात कर रहा है। ठीक है, फिर है 3 सेक्शंस, RWX, RW, राइट, 3 सेक्शंस में 3 कीवर्ड्स के लिए। पहला डिनोट कर रहा है हमारा ओनर, जिसको हम डिनोट करेंगे यू से। दूसरा डिनोट कर रहा है ग्रुप, दूसरा सेक्शन जो है ग्रुप एसोसिएटेड विद द फाइल और फोल्डर, इसको डिनोट करेंगे जी से। तीसरा डिनोट कर रहा है अदर्स, मतलब कि ओनर और ग्रुप को छोड़ के अदर यूजर्स जो है उनके लिए, अदर ग्रुप में जो भी है उनके लिए, इसको डिनोट करेंगे ओ से। तो अभी यहाँ पे ये समझो कि हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे। सबसे पहले था ये, फिर RWX, RW डैश, और फिर है R डैश डैश, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं सेक्शंस में। पहला ये, ठीक है, ये क्या है, मतलब हाइफन है, मतलब फाइल के लिए परमिशन सेटअप है। ये है हमारा किसके लिए, ओनर के लिए, ओनर या फिर यूजर, ओनर यूजर, यूजर डिनोट करेंगे। यूजर ओनर को क्या परमिशन है 1.txt फाइल पे, करंटली रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। ठीक है, दूसरा है हमारा ग्रुप एसोसिएटेड विद द फाइल, ग्रुप पे क्या परमिशन है, रीड परमिशन है, राइट परमिशन है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। फॉर अदर यूजर्स एंड ग्रुप क्या है, सिर्फ रीड परमिशन है, राइट। एक और चीज तुम लोग सोचोगे कि जैसे ये फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर का मतलब, फोल्डर में रीड राइट तो हम समझ रहे हैं क्या है, फोल्डर का नाम हो गया, फोल्डर के अंदर डेटा क्रिएट करना हुआ, वो राइट हुआ। एग्जीक्यूट परमिशंस क्या हुआ, फोल्डर पे जब एग्जीक्यूट परमिशंस की बात करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब होता है एक्सेस टू गो इनटू द फोल्डर एंड सी द कंटेंट्स, वही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इनको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है सिंबॉलिक मेथड। ठीक है, सिंबॉलिक मेथड में तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर ओनर, ग्रुप, अदर्स। ठीक है, और ए मीन्स ऑल। अभी समझते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जांपल था, इसको ही लेते हैं, पहले दो एग्जांपल, हम ये पहला इसी एग्जांपल लेते हैं हम। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि ये परमिशंस का है। पहला जो यूज ये लिखा है ये है ओनर, और ये है ग्रुप एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, ये भी समझना। अब जैसे यहाँ करंटली क्या परमिशन है, ओनर को खाली रीड राइट है, ग्रुप को भी रीड राइट है, और अदर्स को खाली रीड परमिशन है। तो हमें लेट से कि हमें वो चेंज करना है। चेंज हम कैसे कर सकते हैं, आप चेंज करोगे chmod कमांड से। और अगर आप सिंबॉलिक मेथड यूज कर रहे हो तो आप टाइप करोगे, जैसे लेट से कि हमें ग्रुप में या फिर ओनर में हमें एग्जीक्यूट परमिशंस ऐड करने हैं, तो हम टाइप करेंगे ओनर, डिनोट करेंगे इससे प्लस एक्स, फिर फाइल का नाम है 1.txt। तो फिर क्या हो जाएगा, नया जो बनेगा वो होगा RWX, RW डैश, R डैश डैश। ठीक है, फिर मान लो हमने डिसाइड किया कि हम ग्रुप के लिए भी एग्जीक्यूट परमिशन ऐड कर देंगे, तो अब क्या बनेगा, RWX, R डैश डैश। ओके, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप देखो एक बार में चेंज कर रहे हो एक एक का। ठीक है, रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, chmod, जैसे मान लो ग्रुप से हमें राइट परमिशन हटानी है तो हम राइट करेंगे ऐसे 1.txt। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। chmod, यहाँ पे हम sudo क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओनर जो है इन फाइल्स का वो उबंटू ही है, तो उबंटू ने ही क्रिएट किया है तो वो मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, chmod, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम u+x मीन्स कि हमने ओनर को एग्जीक्यूट परमिशन दी कि वो फाइल को एग्जीक्यूट कर सके। फाइल नेम क्या है 1.txt, एग्जीक्यूट किया, फिर हमने ls-l रन किया। अभी आप देखोगे RWX हो गया, और ये ग्रीन कलर में हो गया, मीन्स कि अभी एग्जीक्यूटेबल है बाई उबंटू यूजर, राइट। ठीक है, एक और चीज हम ट्राई करते हैं, लेट्स से कि ab.txt पे कुछ ट्राई करते हैं, chmod, और लेट्स से कि हम ऑर्डर्स के लिए ऐड कर दे रहे हैं RWX। ठीक है, अभी ये देखते हैं। अब देखो, जब मैंने एक एक ही बार में मैंने तीनों परमिशंस दे दी फॉर अदर्स के लिए, तो यहाँ पे सारे परमिशंस आ गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी हम, ओके, ये सिंबॉलिक मेथड है, सिंबॉलिक मेथड है, आप समझ लो कि एक बार में हम इस तरीके से मतलब एक यूजर को परमिशन दे पा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि chmod ए फॉर ऑल। ठीक है,
यहाँ पे हम प्लस करते हैं या फिर हाँ प्लस करते हैं एग्जीक्यूट परमिशन, मीन्स कि ओनर ग्रुप और अदर यूजर सबके लिए मैं परमिशन सारे दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट के सारे परमिशन दे रहा हूँ सभी को। इसको रन करने के बाद क्या होगा, आप देखोगे एग्जीक्यूट परमिशन हर एक में ऐड हो गया। ठीक है, तो ऑल का ए प्लस एक्स को यूज करके आप ऑल परमिशन दे सकते हो। ठीक है, ये सिंबॉलिक मेथड था। अभी हम समझते हैं दूसरा मेथड जो कि है न्यूमेरिक मेथड। जनरली हम यूज करते हैं न्यूमेरिक मेथड बहुत ज्यादा। अभी समझते हैं वापस से आर डब्ल्यू एक्स। आर को हम डिनोट करेंगे 4 से, डब्ल्यू को डिनोट करेंगे 2 से, एक्स को डिनोट करेंगे 1 से। मतलब ये समझो कि अगर कोई ओनर है, अगर उसके पास सारे परमिशन है, मीन्स आर डब्ल्यू एक्स है, कैसे हुआ 4 to 1 मीन्स 7। ठीक है, अब समझो कि अगर कोई ग्रुप है, उसके पास क्या परमिशन है, उसके पास ही मान लो आर डब्ल्यू एक्स है, टोटल हुआ 7। मान लो कोई अदर ग्रुप है, सॉरी अदर यूजर है या ग्रुप है, वो से डिनोट कर रहे हैं हम, उसके पास सिर्फ परमिशन है आर डब्ल्यू डैश, सिर्फ रीड राइट हुआ। तो क्या होगा यहाँ पे 4 + 2 6, राइट। सिमिलरली ये समझो कि अगर यूजर पे सिर्फ हमारा रीड परमिशन है, तो क्या हुआ 4। तो अब ये समझते, सॉरी, अब हम कुछ एग्जांपल से इनको समझते हैं। ये दो एग्जांपल्स मैं पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें डिनोट करना है इनको। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इनको सेक्शंस में। ये हुआ, सॉरी, आर डब्ल्यू एक्स आर डैश डैश, ये हुआ। ठीक है, ये हमारा ओनर है, ये ग्रुप है, ये अदर्स है। इस पे क्या परमिशन है 7, इस पे क्या है 4 + 2 6, इस पे क्या है 4। टोटल परमिशन क्या हुआ 7 6 4। सिमिलरली इस पे क्या है, सारे आर डब्ल्यू एक्स है, मतलब इसका परमिशन हुआ 7 7 7। ठीक है, तो अभी अगर मेरे को परमिशन चेंज करना होगा किसी फोल्डर या फाइल का, तो मैं यूज करूंगा सी एच मॉड, एंड लेट्स से कि मेरे को सारे को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों को देना है, यूजर ओनर्स को, ग्रुप्स को, एंड अदर यूजर्स को। तो हम देंगे परमिशन 7 7 7 और फाइल नेम। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको। पहले मैं सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ rm-rf स्टार से। इससे क्या होगा, ये तुम जिस डायरेक्टरी में ये कमांड रन करोगे, सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीट हो जाएंगे। सॉरी, rm-rf। ठीक है, ये हो गया, कोई फोल्डर्स नहीं है। अभी कुछ फाइल्स हम क्रिएट करते हैं, 1.txt, 2.txt, 3.txt। ठीक है, और कुछ फोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं, mkdir फोल्डर 1 और फोल्डर 2। और मैं कुछ फाइल्स को मूव कर देता हूँ, 1.txt को मैं मूव करता हूँ फोल्डर के अंदर, फोल्डर 1 के अंदर, और 2.txt को मूव करता हूँ फोल्डर 2 के अंदर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स बचे, ls हाइफन है, ये एक एक फाइल है और ये फोल्डर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम चेंज करेंगे परमिशन 3.txt का, हम रीयूज करेंगे सी एच मॉड। ठीक है, अब क्या परमिशन देना है, लेट्स से कि हम जो ओनर है उसको सारी परमिशन देना चाह रहे हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो 4 2 1 7 हुआ। ओनर को, ओनर को लेट्स से कि रीड राइट फाइन है, तो क्या हुआ 4 2 6। और लेट्स से कि अदर यूजर्स या ग्रुप्स को हम परमिशन देना चाह रहे हैं रीड एंड राइट, या फिर रीड एंड एग्जीक्यूट। सो रीड एंड एग्जीक्यूट मीन्स 4 और 1 मीन्स 5, 7 6 5, राइट। फाइल नेम 3.txt, रन किया। अब वापस से हम चेक करेंगे, आप देखो कि अभी क्या हुआ, ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, ग्रुप को रीड राइट ही है, लेकिन अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट परमिशन हो गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक मेथड से हुआ। अब ये समझते हैं कि मान लो फोल्डर है, फोल्डर है लेट्स से कि फोल्डर 1। सो इसमें हम देखें फोल्डर 1 पे क्या है, r w x r w x r डैश x। अभी इसके अंदर अभी हम जाएंगे, सॉरी, फोल्डर 1 1.txt है। ठीक है, इसके पास भी क्या परमिशन, सेम परमिशन होगा, अलग परमिशन है। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो परमिशन मैं फोल्डर पे दूं, वो सेम परमिशंस उस फोल्डर के अंदर जो फाइल है उस पे भी चली जाए। तो हमको क्या करना होगा, हमें सी एच मॉड कमांड रिकर्सिवली रन करना पड़ेगा। तो हम कैसे रन करेंगे, हम रन करेंगे सी एच मॉड -r, मीन्स हम इसे रिकर्सिवली रन करना चाह रहे हैं। क्या परमिशन हम देना चाह रहे हैं, अभी रीड राइट है यहाँ पे टेक्स्ट पे, और यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट।
तो हम देना चाह रहे हैं कि ओनर को हो सारा परमिशन मीन्स 7, ग्रुप्स को हो सिर्फ रीड एंड राइट 6, और अदर्स को हो सिर्फ रीड परमिशन मीन्स 4। किस पे देना चाह रहे हैं? फोल्डर 1 पे। हम एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब हम वापस से परमिशन चेक करेंगे। यहाँ पे देखोगे फोल्डर 1 पे रीड राइट एग्जीक्यूट है सिर्फ ओनर का, ग्रुप का नहीं है और रीडर का भी नहीं है। और सेम परमिशन इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उन पे भी अप्लाई हो चुकी हैं। अब देखोगे 1.txt ls-l सेम परमिशन देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम परमिशंस मैनेज करते हैं। अब क्विकली हम मैनेज अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको परमिशंस के अलावा ओनरशिप, जैसे कि अभी क्या है, ओनरशिप सबकी क्या है, उबंटू है, ठीक है, ग्रुप भी एसोसिएटेड है उबंटू। अभी लेट्स से कि मेरे को इसका ओनरशिप चेंज करना है, तो मैं रन करूंगा। अब ओनरशिप में उसके लिए हम sudo यूज करेंगे, sudo chown चेंज ओनरशिप। मैं चेंज किस पे करना चाह रहा हूँ? डेवॉप्स पे। उबंटू यूजर से डेवॉप्स को मैं ओनर बनाना चाह रहा हूँ और डेवॉप्स ग्रुप को भी नया ग्रुप एसोसिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये लिखा इस फॉर्मेट में, देन 3.txt। अभी आप देखोगे ls-n। अब देखो 3.txt का ओनर कौन है? डेवॉप्स। और ग्रुप एसोसिएटेड कौन है? डेवॉप्स, राइट। लेट्स से कि मेरे को सिर्फ ओनर चेंज करना है, तो मैं रन करूंगा sudo chown। सिर्फ ओनर चेंज करना है, बैक टू उबंटू करना है मेरे को, तो मैं टाइप किया उबंटू फिर 3.txt। सॉरी, अब देखो उबंटू ओनर हो गया लेकिन ग्रुप सेम। अब लेट्स से कि मेरे को सिर्फ ग्रुप चेंज करना है, तो मैं टाइप करूंगा इस फॉर्मेट में। जैसे मैं नया ग्रुप चाह रहा हूँ बने उबंटू, तो मैं टाइप करूंगा कॉलन, देन नाम लिखूंगा मैं ग्रुप का, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखोगे ग्रुप भी चेंज हो गया वापस बैक टू उबंटू उबंटू। सो आप या तो एक बार में यूजर चेंज करो या ग्रुप या दोनों चेंज करो, अप टू यू है, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं रिकर्सिवली, जैसे कि फोल्डर का मैं चेंज करना चाह रहा हूँ परमिशन, और फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सभी का भी। तो रिकर्सिवली हमें रन करना पड़ेगा, तो हम रन करेंगे sudo chown -r फॉर रिकर्सिव, और फिर लेट्स से कि डेवॉप्स, नया ओनर है डेवॉप्स, नया ग्रुप एसोसिएटेड डेवॉप्स, किसका मैं चेंज करना चाह रहा हूँ? फोल्डर 1 का। हमने रन कर दिया। अभी आप देखोगे, देखो यहाँ पे चेंज हो गया। अब फोल्डर के अंदर भी हम अगर हम जाते हैं तो वो या अभी देखो परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी ओनर जो है वो चेंज हो गया, तो हमें अब उसका इसके अंदर जाने का परमिशंस नहीं है, ठीक है। स्विच कर लेते हैं हम। स्विच कैसे करेंगे? sudo this devops और फिर पासवर्ड, राइट। अभी लेकिन यहाँ पे हमें जाने का परमिशंस नहीं होगा, देखो, क्योंकि जो होम डायरेक्टरी में जहाँ पे हमने क्रिएट किया था वो उबंटू का है, और वहां पे हमें परमिशन नहीं है, राइट। बट परमिशन, आई होप कि ये क्लियर हो गया कि हम परमिशन कैसे चेंज कर रहे हैं, ओनरशिप कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल उसका दिखा सकता हूँ, प्राइवेट की एंड की पेयर का, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, क्या प्रोसेस है प्राइवेट कीज और की पेयर जनरेट करके यूज करने का, ओके। हम्म, इसको भी हम समझ लेते हैं कि की पेयर में कैसे यूज करना है, ठीक है। तो जब हम SSH की पेयर को यूज करने वाले हैं, ठीक है, यूज करना है, क्या क्या चीजें उसमें होंगी? सबसे पहले होगा तुम्हारा प्राइवेट की, फिर होगा पब्लिक की, फिर एक और चीज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, है ऑथराइज्ड की, ठीक है। लेट्स से कि मेरा टारगेट है, मेरे पास है दो वर्चुअल मशीन है, एक है VM1, दूसरा है VM2। मैं चाह रहा हूँ कि VM1 से मैं VM2 को एक्सेस करूँ, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे SSH से, वो देखते हैं। ये VM2 है, करंटली हम VM2 पे हैं। सबसे पहले हम रन करेंगे sudo apt अपडेट, सॉरी, ओके। अभी और हाँ, एक और चीज की, अगर आपको जैसे कहीं डायरेक्टरी में कौन से हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको चेक करना है, तो आप रन करोगे ls-l, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, सॉरी, ls
-lert, ये रन करोगे तो जो भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो एक SSH फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड कीज है, राइट। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है। अब मैंने बताया था कि पब्लिक की एक ताले की तरह है, जो कि हमें अगर एक्सेस करना है किसी वीएम को, उस वीएम के अंदर डालना है। तो इस पब्लिक की को हम कॉपी करके इस वीएम के अंदर जो फाइल है हमारा ऑथराइज्ड कीज, उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ओके, उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और स्पेसिफिक परमिशन हम सेटअप कर देंगे। उसके बाद इस प्राइवेट की से जो हमने नया जनरेट किया है, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमने VM1 पे एक हमने SSH प्राइवेट की पब्लिक की क्रिएट किया, तो हमने क्रिएट किया उबंटू यूजर से, तो अगर हम उससे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो यूजर हमारा इस VM पे प्रेजेंट होना चाहिए। करंटली उबंटू की बात हो रही है, तो उबंटू ऑलरेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं पब्लिक की पेयर। उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ये। अभी देखो इस कमांड में हमने क्या लिखा हुआ है, SSH-keygen जनरल की पेयर आप सिर्फ इतने कमांड से भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन हमें जो की चाहिए वो होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। तो हमने लिखा है पहले कि वो RSF फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा वो 4096 बिट्स का होना चाहिए, साइज होनी चाहिए उसकी, और एक हम मैसेज भी हम दे रहे हैं कि मतलब आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो। जनरली हम ईमेल लिखते हैं कि कौन से ईमेल से जनरेट जनरेट हुआ है, जैसे कि हमने डाला xyz@gmail.com, ठीक है। तब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट की पेयर। अब देखो ये पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आप ये सेव करना चाहोगे, तो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे वो सेव होता है, तो हम उसको वहीं पे सेव कर रहे हैं। पास फ्रेज अगर एक्स्ट्रा पासवर्ड आप डालना चाह रहे हो तो बाय डिफॉल्ट हम इसको जस्ट वी विल लीव इट एज इट इज, फिर जस्ट क्लिक एंटर अगेन। तो आपका जो है पब्लिक की और प्राइवेट की वो आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। वेरीफाई हम कर लेंगे, हम जाएंगे .ssh डायरेक्टरी में, यहाँ पे आप देखोगे IDRSA ये क्या है, ये है हमारा पब्लिक की, ये है प्राइवेट की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पब्लिक की को, जो हमारा पब्लिक की है कैट IDRSA.public, ये पब्लिक की है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। VM2 पे जाएंगे और यहाँ पे जो ऑथराइज्ड कीज है ओपन करेंगे। अब मेरे को ऐड करना है नेक्स्ट लाइन पे, न्यू लाइन पे, तो हम टाइप करेंगे O। आप O प्रेस करोगे तो ये लास्ट न्यू लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे हमने जो पब्लिक की को कॉपी किया है, ठीक है। फिर उसको हम सेव कर देंगे। अभी सेव करने के बाद दो चीजें और आपको करनी है, ये SSH डायरेक्टरी और इसका परमिशन सेटअप करना है। क्या परमिशन होना चाहिए, इसका परमिशन होना चाहिए आपका ये 700 टू SSH एंड 600 टू ऑथराइज्ड कीज। इसका मीनिंग क्या हुआ, 700 मींस ओनर को हम सारे परमिशन दे रहे हैं फोल्डर पे, ग्रुप को और अदर यूजर्स को कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। फिर है हमारा 600 मींस रीड एंड राइट परमिशन हमने दिया है ऑथराइज्ड कीज पे, बट एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दिया है। ये मैंडेटरी स्टेप्स है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब मेरे को VM1 से एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो करंटली प्राइवेट IP क्या है 3280, लेकिन VM2 का क्या है 3598। तो अगर मैं VM1 से अब एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे करेंगे हम, SSH यूजर उबंटू @पब्लिक IP ऑफ VM2। पब्लिक IP क्या है हमारा, ये है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, क्लिक एंटर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे यस, क्लिक एंटर। अभी देखो 3598, अब VM1 में हमने कनेक्ट कर लिया VM2 से, और यहां से हम काम कर सकते हैं। एक और चीज नोटिस करोगे शायद जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एक कमांड होता है SSH, सॉरी, कॉपी आईडी करके एक कमांड होता है। क्यों नहीं मैंने यूज किया, क्योंकि वो कमांड तभी यूज हो पाएगा जब आपके पास पासवर्ड होगा दूसरे मशीन का, और मैंने बताया कि एट दिस पॉइंट हम पासवर्ड नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट किया। अब दूसरी चीज हम ये समझते हैं कि जैसे अगर मैंने बताया था कि लिनक्स में हमारे पास मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शंस होता है, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि अभी करंटली जैसे, ओके, पहले हम यहाँ से एग्जिट करते हैं VM2 से, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम अभी एक्सेस कर रहे हैं VM1 को, किससे, उबंटू यूजर से, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई और यूजर हो जो कि अपने स्पेसिफिक यूजर और अपने स्पेसिफिक प्राइवेट की से एक्सेस कर, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज हम समझते हैं। सबसे पहले हम स्विच करेंगे डेवऑप्स यूजर पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी
ऐसा सच की पेयर जनरेट करेंगे, सेम सेम कमांड से जनरेट करेंगे हम। अब ये क्या है, ये जो की पेयर जनरेट हो रहा है वो स्पेसिफिक है टू डेवऑप्स यूजर डॉट एसएसएच। अब देखो जनरेट हो गया, और लेकिन ये स्पेसिफिक है हमारे उस यूजर के, किसके लिए, डेवऑप्स यूजर के लिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट करेंगे पहले तो, हम पब्लिक की निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, पब्लिक की को हम कॉपी करते हैं, फिर हम क्रिएट करते हैं वी ऑथोराइज्ड कीज। ठीक है, क्योंकि किसी भी, जैसे अगर किसी यूजर को एक्सेस करना है तो उसे अपनी पब्लिक की इसमें ऐड करनी है। तो हमने कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम परमिशन सेटअप कर देते हैं, सी एच मॉड 700, यहाँ पे 600। ठीक है, अभी ये सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट की है उसे हम कॉपी करेंगे। ये हमारा प्राइवेट की है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे टिल एंड, यहाँ तक हमने कॉपी किया। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले पेस्ट करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, सेव एज ऑल फाइल्स। यहाँ पे एक नाम दे देंगे हम, जैसे कि लेट्स से न्यू की डॉट पेम। ठीक है, और हमने सेव कर लिया। अब हम ट्राई करते हैं VM1 को, एक डुप्लीकेट सेशन हम क्रिएट करेंगे, रीनेम की डेवऑप्स यूजर VM1। यहाँ पे यूजर चेंज करेंगे जो कि है डेवऑप्स। ठीक है, और की चेंज करेंगे हम। ठीक है, अभी एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। अभी देखो ये कनेक्ट हो गया, लेकिन इस बार जो कनेक्शन हुआ है वो हुआ है डेवऑप्स यूजर से। सो बेसिकली कंपनीज में देखो, जब मल्टीपल यूजर्स हैं और सेम VM पे काम कर रहे हैं, तो हर एक के पास अपना पर्सनल प्राइवेट की होगा और पब्लिक की होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले तो आई होप कि SSH क्लियर हो, कैसे हमने SSH यूज करके कम्युनिकेशन किया। उसके बाद अलग यूजर क्रिएट करके आप उस यूजर से कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको भी कवर कर देता हूँ मैं, शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बैक टू हियर, पैकेज मैनेजमेंट। देखो, पैकेज मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, उसमें पैकेज मैनेजमेंट का मतलब क्या हो रहा है, मतलब है कि लिनक्स मशीन में आप कोई भी नया टूल या पैकेज इंस्टॉल करो, उसको मैनेज करो, उसको रिक्वायर्ड है तो अनइंस्टॉल करो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जैसे कि मान लो हम, मेरे को इंस्टॉल करना है nginx पैकेज। ठीक है, अगर मैं मैनुअली इसको इंस्टॉल करने गया तो मेरे को बहुत सारी चीजें करनी होंगी, चीजें इन द सेंस की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा इंस्टॉलेशन के लिए, जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं उनको डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और फाइनली मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर मैं मैनुअली इन सारी स्टेप्स को करूंगा तो बहुत हेक्टिक भी होगा, और बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग भी होगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, पैकेज मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि ये डेबियन उबुंटू के लिए एपीटी है, इसी के अंदर हमारे पास स्नैप भी है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इन चीजों को आसान कर देंगे और हमें इनके थ्रू ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, अभी अ, कुछ और चीजें हैं, जैसे कि लिनक्स मशीन के अंदर, जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं उबंटू, तो उबंटू के अंदर बहुत सारे इंटरनल पैकेजेस हैं जिसको तुम इंस्टॉल कर सकते हो। और अगेन, पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है sudo, क्योंकि अगेन ये एक एडमिन लेवल टास्क है, इंस्टॉलेशन या अनइंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस। ठीक है, अब समझते हैं कि एक और चीज समझो कि ये एपीटी और स्नैप मैंने बोला, इन दोनों को यूज करना पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली मैं प्रिफर नहीं करता हूँ स्नैप को यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। जैसे कि और ये दो पैकेज मैनेजमेंट टूल क्यों हैं, क्योंकि कुछ पैकेजेस हैं जो एपीटी के थ्रू इंस्टॉलेबल हैं, कुछ पैकेज हैं जो सिर्फ स्नैप के थ्रू इंस्टॉलेबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सर्च किया जावा,
तो देखो जावा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मुझे कमांड मिली कि आके आप स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग दीज कमांड्स, sudo apt install 1721 whichever। अगर मैं यहाँ पे टेराफॉर्म यूज सर्च करूँ, ये नॉट एट ऑल प्रेजेंट है। ओके, कुछ पैकेजेस हैं जो कि टेराफॉर्म आई थिंक स्नैप से पहले अवेलेबल था। आई एम अभी शायद वो नहीं अवेलेबल है। ओके, बट इतना समझो कि स्नैप से जो पैकेजेस होते हैं बहुत ही स्लोली इंस्टॉल होते हैं, और इसलिए जनरली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ उसको इंस्टॉल करना। एक और सेकंड, क्यूब से पीएल। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ और कमांड है इनके साथ, जैसे कि nginx के थ्रू हम देखते हैं। जैसे nginx मेरे को इंस्टॉल करना है तो ept के थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग sudo। अब देखो इंस्टॉल करने के बाद क्या चीजें करनी हो सकती है, हो सकता है हम उसको यूज कर रहे हैं फाइन है, उसको रिमूव कर सकते हैं लेटर ऑन, और उसको अनइंस्टॉल करना हुआ अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पर्ज कर सकते हैं। उनको डिफरेंस हम समझते हैं। कुछ और बेसिक कमांड्स हैं जैसे कि है apt शो nginx। तो ये जैसे nginx का मैंने सर्च किया कि apt शो nginx, तो nginx पैकेज के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद है किसी पैकेज को तुम सर्च करना चाह रहे हो कि है कि नहीं, तो मैंने सर्च किया apt सर्च इट्स ए nginx। तो यहाँ पे सर्च सर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज समझते हैं कि अगर मेरे को रिमूव करना है, nginx पैकेज मैंने इंस्टॉल किया, उसको मेरे को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे। तो हम उसके पास दो कमांड है, या तो आप रन करोगे sudo apt रिमूव nginx, या फिर आप रन करोगे पर्ज कमांड। डिफरेंस क्या है रिमूव से, रिमूव करने पे रिमूव तो हो जाता है, लेकिन उसके कुछ फाइल्स और फोल्डर्स कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है, लेकिन जब आप पर्ज कमांड रन करोगे तो वो थ्रू आउट एवरीथिंग उससे रिलेटेड वो रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने जैसे nginx इंस्टॉल किया, सिमिलरली जैसे अगर मेरे को जावा इंस्टॉल करना है, तो लेट्स से कि आई वांट टू इंस्टॉल जावा 21, सो मैं ऐसे कॉपी करके रन कर दूंगा, जावा इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी जावा इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो कि बहुत केस के सिनारियो में क्या होता है कि हम ये अभी हम इंटरनल पैकेजेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज समझो कि जैसे कहाँ से एक्चुअली ये डाउनलोड हो रहे हैं, अगर वो जानना है, जाना पड़ेगा हमें ईटीसी डायरेक्टरी में, वहां पे एपीटी हुआ, ठीक है। इसके अंदर एपीटी फोल्डर के अंदर ये जो फोल्डर दिख रहा है सोर्सेज लिस्ट डॉट डी, इसके अंदर हम जाते होंगे। यहाँ पे देखो उबंटू सोर्सेज, इसको मैं कैट कमांड से व्यू करूंगा। इसके अंदर तुमको कुछ यूआरएल्स मिलेंगे, एक ये यूआरएल है, एक दूसरा यूआरएल ये है। ये कौन सा यूआरएल है, जैसे कि हम इसको देखते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे तुम्हें अलग अलग चीजों के, सर्च करोगे डिटेल में तो मिलेगा, ठीक है। तो ये वो यूआरएल्स हैं जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे कुछ नए पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, जैसे डॉकर हुआ या कुछ और, तो वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को जेनकिंस इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको जेनकिंस बाय डिफॉल्ट मेरे को इंटरनली शायद ना मिले। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सर्च करें स्लैश होम, यहाँ पे मैं सर्च करूँ जेनकिंस, तो यू कैन सी कि जेनकिंस नहीं अवेलेबल है। तो मैं गूगल से पैकेज को ऐड करूंगा पहले, और फिर उसको इंस्टॉल करूंगा। जैसे कि देखो एक चीज तो हम ये समझे कि बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि लिनक्स के अंदर इंटरनली प्रेजेंट है, उन पैकेज को हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनली। बट देर आर सर्टेन पैकेजेस जो कि इंटरनली अवेलेबल नहीं है, तो उनको हमें क्या करना होगा, गूगल से पहले हम उन पैकेजेस के रेपो को ऐड करेंगे अपने मशीन पे, फिर हम रन करेंगे कमांड sudo apt अपडेट, फिर हम पैकेज को रन करेंगे apt इंस्टॉल कमांड, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज भी हैं। अभी जैसे जेनकिंस का हम देखेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब एक और चीज मैं यहाँ दिखाऊं, स्लैश etc स्लैश apt cd sources, ठीक है। यहाँ पे देखो जेनकिंस डॉट लिस्ट, यहाँ पे ये भी ऐड हो गया, क्योंकि हमने अब नई फाइल को, नए पैकेज को ऐड किया जो कि बाहर से था। अब ये जो यूआरएल है यहाँ पे, ये जेनकिंस का यूआरएल है जहाँ से जेनकिंस डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजेस के इंफॉर्मेशन रहेंगे। ओके, सो आज के लिए फिलहाल गाइस इतना ही।